फाइनल मैच में मुझे ऐसा लगता है गौतम गंभीर का विकेट। कमाल का चेंज है भाई ये। उसके पहले आप ऑलरेडी 3-4 बार आउट कर एक इन स्विंगर ट्राई किया जिसपे वो बोल्ड हो गए। विदर्भ विनिंग फर्स्ट रणजी ट्रॉफी। विदर्भ विनिंग 2017-18 में पहला रणजी ट्रॉफी जीते हम लोग। फ्लूक हो सकता है। ये काफ़ी लोगों ने फर्स्ट ईयर जीतने के बाद बोला भी था। सेकंड ईयर जब हम जीते तो मैंने माइक पे ये चीज़ बोली भी थी, फ्लूक ये वर्ड। डू यू थिंक कि अभी ऑफ स्पिनर का स्कोप है फ्यूचर में? मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक सबसे मेन चीज़ है कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं ये चाह रहा था कि दूसरे बच्चों के साथ ना हो। गेट रेडी मुंबई। तो लेट्स टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस। वहाँ सिलेक्शन कैसे हुआ? जॉन राइट आए थे वहाँ पार्थिव पटेल को देखने। वहाँ मैंने उस मैच में 13 विकेट लिए थे, मैच जिताया था। उन्होंने देख के मुझे सिलेक्ट किया था मुंबई इंडियंस। सचिन सर के साथ कुछ है क्या? मुझसे हमेशा मराठी में बात करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्दिक के बारे में बताइए। अभी जैसा दिख रहा है ये पहले से वैसा ही है। पहले से नॉटी था। हमारे वक्त हमने कभी देखा नहीं कि नेट के पीछे पेरेंट्स खड़े रहते थे और वो देख रहे हैं अपने बच्चे को क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बट आई थिंक ये सिनारियो मैं बहुत ही कॉमन देख रहा हूँ आजकल। यूनिक तो है। तो मुझे उनका एक्शन बहुत पसंद है, तो मैं उनको काफ़ी कॉपी करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है उन एक्शन काफ़ी सिमिलर मेरा एक्शन है उनसे। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो स्काउट करके प्लेयर्स बनाती है। कंपेयर टू अगर सीएसके की बात करें, प्लेयर बनाया नहीं कोई बड़ा, ऐसा यंगस्टर लिया, उसको ग्रूम किया, बना दिया और उनको रखा। ये मुझे हमेशा लगता है, नॉट बीइंग कोई सीएसके फैन की मैं ये नहीं करना चाहिए। मुंबई का क्या है ये, मतलब 42 टाइम्स विनर है आई गेस। यस, ऐसा क्या है जो मुंबई वीसीए में एंट्री डायरेक्टली क्लब से हो जाए? कोई धुआंधार ऐसा प्लेयर आ रहा है क्या? 2025 में जो भी अभी आप रिसेंटली जीते उसकी कुछ मेमोरीज बताइए। बैलेंस आउट कैसे करें? हमारे इंडियन क्रिकेट कमिंग ऑफ स्पिनर आपको देख रहे हैं, आपके आइडल को आपने क्यों रिटायरमेंट ली? क्रिकेट इज़ माई पैशन। आई एम क्रेजी फैन ऑफ क्रिकेट एंड ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है एंड थैंक यू फॉर मेकिंग इट स्पेशल। एंड आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अक्षय भाई, सच में बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सागर। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, अक्षय का क्या क्रेज है अपने विदर्भ टीम में? इतने सारे अक्षय भरे हुए हैं। ऑब्वियसली जब मैं बोला कि चलो अक्षय भाई का लेता हूँ, जैसे अक्षय डाला, अक्षय वखरे, अक्षय वाडकर, देन अपना अक्षय करनेवार, क्या क्या स्पेशलिटी है ये? कोइंसिडेंस है बेसिकली। और हम दो लोग विदर्भ के हैं। हाँ। इसके पहले अक्षय कोलार करके भी थे एक टीम में। अच्छा। तो उस टाइम हम 4 लोग खेलते थे अक्षय। हाँ। कोइंसिडेंस था और अच्छा कोइंसिडेंस है मेरे हिसाब से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन 2025 रणजी ट्रॉफी विनर्स। आप उस टीम के साथ थे। ऑब्वियसली आप तीनों रणजी ट्रॉफी जो हमारे विदर्भ ने जीता है उसके उस टीम में थे और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें योगदान रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सागर। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि आपने 2025 में रणजी ट्रॉफी ऑब्वियसली हम लोग जीते एंड आप ऑफ स्पिनर हो, उसमें उस टीम में मेन थे। तो आपने वो पॉइंट चुना कि हम लोग अभी जीत गए हैं और अभी लेट्स रिटायर। आपने क्यों रिटायरमेंट ली? आई थिंक सबसे मेन चीज़ है कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं ये चाह रहा था कि दूसरे बच्चों के साथ ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी किसी को पता नहीं है, मैंने डेब्यू किया रणजी ट्रॉफी में 2006 में। अच्छा। और मेरे सीनियर थे प्रीतम गंदे, जो कि खुद एक ऑफ स्पिनर थे। हाँ। और वो टीम के कैप्टन भी थे उस टाइम। इंसिडेंस ऐसा हो गया है कि वो इंजर्ड हो गए 2 मैच के लिए और उस टाइम मुझे 2006 में पहला मौका मिला। उसके पहले आई वॉज ऑन द बेंच फॉर 1 ईयर। उसके बाद वो 2 मैच खेलने के बाद आई वॉज ऑन द बेंच फॉर ऑलमोस्ट फॉर 4 ईयर्स। तो वो जो मेरे साथ हुआ था, मैं चाह रहा था कि कोई नए बच्चे के साथ ना हो। तो दैट वे मैंने डिसाइड किया कि इट इज़ इनफ। और वैसे भी मेरा अभी कोई फ्यूचर था नहीं, इंडिया खेलना पॉसिबल था नहीं। सो इट्स बेटर कि नए बच्चे को चांस मिले और वो आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करे। रियली अप्रिशिएट द फीलिंग दैट यू हैव। आई थिंक धोनी, इवन विराट भाई और रोहित भाई ने भी यही सोच के शायद उन्होंने जल्दी से अपने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लिया है। आगे जो टीम वाले हैं उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। इट्स रियली वंडरफुल थिंकिंग। एंड आपने जो बोला कि रियली कैप्टन अगर टीम का ऑफ स्पिनर है तो फिर रियली मुश्किल होगा। आप उस प्रेशर से कैसे कोप अप किया होगा आपने? प्रेशर नहीं बोल सकते, वो तो ऑब्वियसली होता होगा कि यार मैं क्या करूँ, क्या करूँ ये रहता है। बट वही है कि उस टाइम गिव अप करना बहुत आसान रहता है, बट कंटिन्यू करना दैट इज समथिंग मेंटली चैलेंजिंग। और आई थिंक वही मुझे सीखने मिला। बाहर बैठना खराब भी था बट एट द सेम टाइम मैं सीखते भी गया उनसे। अच्छा। जो मेरे सीनियर थे और वो भी ऑल्सो इंडिया ए वगैरह सब खेले हुए। ही वॉज नॉट फॉर्चुनेट कि इंडिया खेल पाए, बट ही वॉज अ गुड ऑफ स्पिनर। तो उनसे काफ़ी मुझे सीखने भी मिला।
बाहर बैठे रहा, बट वही है कि कोई अगर अच्छा कर रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा। और ये भी एक सीखने वाली चीज़ है आई थिंक, तो वो मुझे सीखने मिली। तो आपने कहा कि आप इतना वेट किए हो, थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे स्कूल देन लेवल्स से आप वहां तक पहुंचे थे। 2000 में सबसे पहले सिप एंड बेरर स्कूल में ट्रायल दिया मैंने, वहाँ स्कूल टीम में सिलेक्ट हुआ। तो सरप्राइजिंगली सिलेक्ट हुआ बिकॉज मैं लेक्चर बंक करने गया था। हिस्ट्री का लेक्चर था जो मेरे लिए काफ़ी बोरिंग था। एट द सेम टाइम ट्रायल्स भी चल रहे थे स्कूल के क्रिकेटिंग टीम के। तो मैं जाके खड़ा हो गया पहले फास्ट बॉलर के लाइन में, बिकॉज टेनिस बॉल में एज यूजुअल फास्ट बॉलिंग करते थे, तो मुझे लगा वहाँ भी हो जाएगा, बट आई वॉज नॉट गुड इनफ। तो उन्होंने मुझे जाने बोल दिया 2-3 बॉल के बाद, बट मुझे जाना नहीं था, लेक्चर तो नहीं करना था। तो मैं स्पिनर्स के लाइन में जाके वापस खड़ा हो गया। अच्छा। और 3-4 प्लेयरों के बाद वापस मुझे बोला स्पिन डालने। तो ऑफ स्पिन, जिसको कुछ नहीं आता उसको ऑफ स्पिन आता है मेरे ख्याल से क्रिकेट में। तो मैंने सेम चीज़ अप्लाई की और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। और समहाउ मैं सिलेक्ट भी हो गया उस साल टीम में। सेम साल मैं VCA में भी सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने स्कूल जो मैचेस होते थे इंटर स्कूल उसमें अच्छा कर दिया, तो स्कूल से मैं VCA चले गया। बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग कि क्रिकेट इतना भी बड़ा रहता है। उस टाइम 2000 में मुझे, अपन बस लेक्चर बंक करने गए थे, ऐसा कोई प्लान था नहीं कि क्रिकेट खेलना है। बट वहाँ से जर्नी शुरू हुई तो ऊपर वाले ने यहाँ तक ला दिया। तो सीपीएन बेरर में आप पढ़े हो, मतलब स्कूलिंग आपने वहाँ से किया। Yes. तो स्कूल में ऐसा कोई कल्चर है क्या कि स्कूल से आपको सपोर्ट किया गया, या फिर कोई कोच है क्रिकेट? नहीं, उस टाइम स्कूल के कोच रहते थे, बट ऐसा कोई स्कूल के कोच करके नहीं, वो टीम के कोच थे। तो आप पहले टेनिस बॉल खेलते थे? मतलब टेनिस बॉल नॉर्मल घर के सामने हर कोई खेलता है, मुझे लगता है आप भी खेलते होंगे। सो इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए कोई रीजन तो चाहिए नहीं। तो ऐसा कोई अंडर 14 था, मैं लास्ट ईयर था अंडर 14 का। अच्छा, मतलब जब आप वो ट्रायल के लिए गए फर्स्ट? हाँ, फर्स्ट 10वीं में था मैं जब मैं गया, और वहीं से फिर सिलेक्ट हुआ। VCA में उसी साल सामना ट्रॉफी खेलने गए हम। बाबा साहेब ठाकरे कराते थे बम्बई में सामना ट्रॉफी, अब तो नहीं होती है, बट उस टाइम फर्स्ट टाइम विदर्भ की टीम गई थी। हमारे कैप्टन थे फैज़ फजल, विदर्भ के लिए इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके, और विदर्भ में काफ़ी बड़ा नाम है। तो वो उस टाइम वो और मैं पहली बार, यानी हम लोग साथ में गए थे, और वहाँ से हमने जीतना शुरू किया। तो पहले साल हम सामना ट्रॉफी भी जीते। जब तब तक VCA ने मेरे ख्याल से कोई ट्रॉफी जीती नहीं थी। अच्छा। और वहाँ से पहली ट्रॉफी उनको मिली है, और वहाँ से क्रिकेटिंग जर्नी हमारी शुरू हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि VCA की पहली ट्रॉफी भी आप और फैज़ भाई साथ में थे, और आप साथ में थे मोस्टली। अगर आप एक लकी चार्म निकले शायद VCA के लिए। सामना ट्रॉफी, देन पहला रणजी ट्रॉफी, देन दूसरा रणजी ट्रॉफी, देन अभी तीसरा रणजी ट्रॉफी। इसमें आपने रणजी ट्रॉफी में ईरानी ट्रॉफी भी जोड़ना चाहिए मुझे। अच्छा, ईरानी ट्रॉफी। सो मतलब आप VCA के लिए तो एक लकी चार्म निकले फिर। हाँ, ऊपर वाले की आशीर्वाद से मैं कह सकता हूँ कि तो जर्नी अच्छी रही। तो अगर मैं कहूँ तो आपको ऐसा स्पेसिफिक किसी ने ट्रेनिंग दिया नहीं, आपके कोई कोच स्टार्टिंग में थे नहीं, आप ऐसे ही गए ऑफ स्पिन डाल के? मतलब मेरी जर्नी शुरू हुई है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि क्रिकेट में कोचेस की भी जरूरत है, और आगे खेलना है तो आपको कुछ अच्छा ट्रेनिंग, अच्छी चीजें करना जरूरी है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ से जब VCA में फर्स्ट टाइम एंटर हुआ, तब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि आगे भी कुछ खेलना है या कुछ करना है, बट धीरे धीरे जब समझने लगा कि क्रिकेट में ये भी सब होता है, तो फिर मैंने भी मेहनत शुरू की और अच्छे लोगों से ट्रेनिंग ली, कोचिंग ली और आगे बढ़ा। तो पहले मेरे कोच थे राजेश चौहान, जो इंडिया खेल चुके हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा। उसके बाद मैंने सीखा नरेंद्र हिरवानी सर से, उसके बाद प्रीतम भाई से सीखा, हरभजन सिंह से सीखा। तो काफ़ी लोगों से मेंटरिंग लेते लेते मेरी ये जर्नी ख़त्म हुई है। आपका जो एक्शन है वो थोड़ा यूनिक है, मुझे लगता है ऐसा। मैंने बहुत सारे ऑफ स्पिनर्स देखे, दोनों हाथ मैंने देखे कि दोनों हाथ पहले इधर जाते हैं, फिर इतने आप खुद टॉल स्पिनर हो और वहाँ से बॉल आता है, तो वो एक्शन नेचुरली आया है कि किसी ने? मेरा ऐसा मानना है, हमारे विदर्भ में एक अमोल जिस्कार करके ऑफ स्पिनर थे। हाँ। पुराने ऑफ स्पिनर थे, प्रीतम गंदे खेल रहे थे, तो उनको खेलने का उतना मौका मिला नहीं। 7-8 रणजी ट्रॉफी मैच खेले, पर मुझे उनका एक्शन बहुत पसंद था, तो मैं उनको काफ़ी कॉपी करता। तो मुझे ऐसा लगता है उनका एक्शन काफ़ी सिमिलर मेरा एक्शन है उनसे, तो उनसे ही मैं सीखा हूँ काफ़ी वो एक्शन। यूनिक तो है, मतलब अपने ऑडियंस ने देखना जरूर चाहिए कि ऑफ स्पिन के लिए जो भी टेक्निक लगती होगी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देंगे आपके तरफ? आपको जो जिसने ज़्यादा मेंटर किया, या फिर आप बोलोगे कि यस इन्होंने, इनकी वजह से मैं आज जो सीखा हूँ? नहीं, सीखा तो मैं इन सब, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सबसे ही सीखा हूँ, बट सबसे पहले मैं सीखा हूँ राजेश चौहान सर से। जो बेसिक मैं ऑफ स्पिन का सीखा हूँ वो राजेश चौहान सर से सीखा हूँ। वो छत्तीसगढ़ में रहते थे, तो भिलाई हमेशा जाता था मैं, वहाँ रहता था 8-10 दिन,
वहाँ उनके अंडर कोचिंग करता था, फिर वापस आके खेलता था, तो ये मैंने काफ़ी किया है। तो उनसे काफ़ी सीखने मिला मुझे। जैसे आपने बोला कि सामना कप, उसके बाद कौन सा साल रहेगा वो? 2000 में हम सामना ट्रॉफी जीते आई थिंक, 2000-2001 में। और उसके बाद मैं अंडर 16 खेला वीसीए के लिए, अंडर 17 खेला, अंडर 19 खेला। तो अक्षय वखरे एंड फैज फजल, ये दोनों प्लेयर एक साथ ही टीम में आए हैं कि? हाँ, फैज ज्यादा खेला है मेरे से, वो ज्यादा आगे चल रहा था ऑलवेज, बट मैं उसको फॉलो कर रहा था मेरे हिसाब से। अच्छा, बहुत गहरी दोस्ती है आपकी। हाँ, गहरी मैं दोस्ती देखा है, हूँ, बिल्कुल गहरी दोस्ती है। टेक मी टुवर्ड्स द विदर्भ विनिंग फर्स्ट रणजी ट्रॉफी। विदर्भ विनिंग 2017-18 में पहला रणजी ट्रॉफी जीते हम लोग, बट 2017-18 कप जीतना है सबको बहुत आसान दिखता है ना, एकदम एक साल में कप जीत गए, बट उसके पीछे जर्नी काफी लंबी है आई थिंक। और ये शुरू हुआ है 2010 से, जब शशांक मनोहर सर ने एकेडमी शुरू किया था वीसीए में। वहां से ये एकेडमीज नहीं थी, सिर्फ वीसीए ट्रायल्स लेते थे, बुलाते थे और खिलाते थे हमारे छोटे सिविल लाइन वाले, बस सिविल लाइंस में ही। उसके बाद एकेडमी बनी है। उनका विजन था ये कि सब प्लेयर्स को लाके एक जगह रखना। उनका कैंप हमारे यहाँ रेगुलर चलते थे, बट वो उनके विजन से प्लेयर डिस्ट्रिक्ट वाले भी आके वहाँ रुकने लगे, फिर एक साथ कैंप्स होने लगे, फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल प्लेयर भी आने लगे। रणजी ट्रॉफी के लिए हमने 2010 में ही फर्स्ट टाइम आई थिंक प्रोफेशनल प्लेयर्स बुलाए थे, एसएस दास, हेमंग बदानी और साईराज बहुतुले। तो ये 3 प्लेयर आए थे। तो वहाँ से हमारा क्रिकेट आई थिंक थोड़ा सा बेटर होने लग गया और नए नए प्लेयर आने लग गए। तो मेरे हिसाब से अभी कोई ऐसा इंटरनेशनल कोच, मतलब नेशनल, अपने नेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स थे, कोई कोच था क्या? हु वाज देयर बिफोर दिस? नहीं, उसके पहले तो वीसीए के कोचेस आते थे, बाहर से भी कोचेस आए हैं, ऐसा नहीं है। जयंतीलाल केनी आए हैं, उसके बाद सुलक्षण कुलकर्णी आए हैं, तो कोचेस काफ़ी आए हैं। बट विदर्भ का क्रिकेट पहले ऐसा था कि 5-6 मैच खेल के हम लोग बाहर हो जाते थे। तो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ये खेलने की आदत हम लोगों को नहीं थी। और उसके लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए वो भी हम लोगों को नहीं पता था, ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ से धीरे धीरे और चेंजेस आते गए, कोचेस अच्छे आते गए। पारस मामरे आए, फिर पहले सुलक्षण कुलकर्णी आए, फिर पारस मामरे आए, फिर चंद्रकांत पंडित आए, और अभी विदर्भ के करंट कोच जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोच है विदर्भ के, उस्मान गनी, वो भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं। तो उनके भी अंडर 2010 में भी वो भी थे कोच, बट उनको एक ही साल मिला था। तो मैं मराठी में बोलूंगा की सिंहाचा वाटा आहे शशांक, त्यांचा नक्कीच आहे, आणि सोबत प्रशांत वैद्य सरांचाही आहे, मानना पड़ेगा। मतलब वो अगर वो उनका जो विजन था वो धीरे धीरे आप लोगों ने आगे बढ़ाया, और उनका ही विजन था कि हम लोगों को इतनी सब अपॉर्चुनिटीज उन्होंने प्रोवाइड करके दी और हम लोग बेटर होते चले गए। 17-18 जो रणजी ट्रॉफी है उसमें का कोई एक ऐसा आपका फेवरेट मोमेंट है? जो आपके फेवरेट मोमेंट कौन सा था जो आपने? फाइनल मैच में मुझे ऐसा लगता है गौतम गंभीर का विकेट, अच्छा, वो मेरा ऑलवेज फेवरेट मोमेंट रहेगा। थोड़ा बताइए विकेट फाइनल मैच शुरू हुई। गौतम गंभीर तो अभी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कोच है। बिल्कुल ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर भी मैं कह सकता हूँ उनको, स्पिन बॉलिंग के। तो उस टाइम एक्चुअली बॉलिंग लिया था हमने टॉस जीत के, और पहले ओवर में हमने एक विकेट भी ले लिया था। आदित्य ठाकरे ने डेब्यू किया था वो मैच में, और उसने फर्स्ट ओवर में ही विकेट लिया था। बट उसके बाद आई थिंक विकेट मिल नहीं रहा था हम लोगों को। तो उस टाइम फैज़ ने मुझे बोला कि एक ओवर डालने आ जा, क्योंकि गौतम गंभीर के साथ मैं जब भी खेला हूँ, मैंने ऑलमोस्ट अगर 4 खेला हूँ तो 3-4 बार उनको आउट किया है। तो उनके दिमाग में वो प्ले करता है हमेशा कि अगर कोई कंटिन्यू विकेट ले रहा है आपकी, तो आपके दिमाग में रहता है कि हमेशा इसको आउट होता हूँ। तो वो सोच से फैज़ ने मुझे बोला कि उसके पहले आप ऑलरेडी 3-4 बार गंभीर को आउट कर, गौतम भाई को आउट कर चुके थे। गौतम भाई को आउट कर चुका था। तो वो एक उसके दिमाग में था फैज़ के कि एक ट्राई करते हैं, एक ओवर देता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। तो वो एक ओवर मुझे दिया उसने बीच में, और पहले 4 या 5 बॉल उन्होंने अच्छे से खेलने के बाद लास्ट बॉल मैंने एक इन स्विंगर ट्राई किया जिसपे वो बोल्ड हो गए। तो वहाँ से वो गेम, गौतम भाई का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था फाइनल मैच के लिए, बिकॉज ही इज अ बिग मैच प्लेयर। तो उनका विकेट लेना मेरे लिए बड़ी बात थी उस टाइम। तो वो बॉल आपका क्या उस दिन ट्राई किया कि आपने? नहीं, रेगुलर ही डालता हूँ मैं, बट उस टाइम वो वर्क कर गया उस दिन के लिए। एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ऐसा आपने बोला है बड़े मैच के प्लेयर सच में है। 2011 का वर्ल्ड कप मेरे को अच्छे से याद है। जो गंभीर भाई ने जो इनिंग खेली है, ऑब्वियसली बहुत लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा क्रेडिट धोनी भाई को जाता है, लेकिन गौतम गंभीर का सिंहाचा वाटा आहे तेच म्हणू शकतो।
धोनी का वाटा नहीं है ऐसा नहीं है, बट वो टीम गेम है ना। करेक्ट। आप किसी एक को क्रेडिट देना और एक को नहीं देना ये तो सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है क्रेडिट पूरे टीम को जाता है। यस। गौती भाई का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है और धोनी भाई का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल। तो दैट विकेट वुड हैव चेंज। और फैज भाई ने आपको ओवर क्यों दिया था कि उसी वजह से दिया था क्या? वही कारण था कि Furious हमेशा history। आउट किया है दिमाग तो में रहता है हाँ batsman बस वही एक सोच थी यार ये उसकी इसको और भेजा है मेरे को आउट करने के वो लिए। काम भी कर गया। एंड ऑब्वियसली ऑफ स्पिनर टू द लेफ्टी Lefty, बैट्समैन yes. इज डिफिकल्ट Yes. एनीवे। तो आपकी हाइट की वजह से बैट्समैन लोगों को तो डेफिनेटली डिफिकल्टी होती होगी थोड़ी ना थोड़ी। मुझे ऐसा लगता है मेरी हाइट की वजह से मुझे एडवांटेज है, हाँ। बाउंस ज्यादा मिलता है मुझे और वो खेलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बैट्समैन को। आप तो रहे या अश्विन भाई, बिल्कुल, अश्विन बिल्कुल, है, बिल्कुल। उनका भी नए बॉल से बॉल इजीली आप डालते होंगे नहीं? यस। तो आपको जब भी न्यू बॉल उसका क्राफ्ट अलग है, मेरा अलग है। अश्विन इज अ बिग मैच और बड़ा प्लेयर है वो, नो डाउट। हाँ, सिमिलैरिटीज काफी है कि हाइट और सब बाउंस ज्यादा मिलता है हम लोगों को। पहली बार तो आप जीत गए। मैंने क्लोजली वो मैच देखा था 17-18 में। आई वेंट क्रेजी में जहाँ भी देख रहा था मैं हर बॉल देख रहा था। आई वॉज इन चेन्नई दैट टाइम। ओके। मुझे अच्छे से याद है चेन्नई के मेरे जो दोस्त थे वो लोग बोले थे क्या देख रहा है, बिकॉज दे वर लाइक क्यों देख रहा है? हाँ। बोला यार मेरी टीम है नागपुर, क्या बात कर रहा है? उनको विश्वास नहीं हो रहा कि नागपुर की टीम है। हाँ। बोला यार हमारी विदर्भ की टीम है, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग। एंड वो लोग भी मेरे साथ बैठ गए थे और वी सॉ दैट मैच, इट वाज इंटरेस्टिंग। तो तब उन्होंने बोला था कि अरे ठीक है जीत गए ना, वो फ्लूक हो सकता है। बोला नहीं भाई देखना अगले बार क्या होगा। एंड आई एम प्राउड टू से कि वो फ्लूक नहीं था। नेक्स्ट ईयर भी विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी जीत के 17-18 तो जीते, 18-19 जीत के ये दिखा दिया पूरी दुनिया को कि नहीं वो फ्लूक नहीं था भाई, हम भी खतरनाक टीम है। बिल्कुल। तो ये वो कैसा फीलिंग था? ये सवाल मुझे आया भी था, जैसे आपने बोला ना कि फ्लूक से जीते हैं। ये काफी लोगों ने फर्स्ट ईयर जीतने के बाद बोला भी था, बट सेकंड ईयर जब हम जीते तो मैंने माइक पे ये चीज बोली भी थी कि काफी लोग बोल रहे थे कि ये फ्लूक है, बट आई थिंक नाउ इट इज प्रूव कि ये फ्लूक नहीं है। तो मैंने ये चीज बोली थी माइक पे भी। तो मुझे ऐसा लगता है फ्लूक एक साल भी जीतना फ्लूक नहीं है। रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए बहुत मेहनत लगती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और पूरे 7-8-10 मैच जीतना ये मजाक बात नहीं है। तो फ्लूक तो इसमें कोई भी टीम खेल रही है और जो जीत रही है रणजी ट्रॉफी, वो फ्लूक से तो नहीं जीत सकती। 1 या 2 मैच हो सकते हैं फ्लूक से, बट 10 मैच ऑन अ ट्रॉट खेलना और जीतना वो आसान बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है फ्लूक ये वर्ड मेरे हिसाब से रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम के लिए तो नहीं है। बट हमारे टीम ने, विदर्भ टीम ने करके दिखा दिया। बिल्कुल। नहीं भाई फ्लूक नहीं है। करके नहीं, पिछले 10 साल से आई थिंक वी आर शोइंग एवरीवन की व्हाट विदर्भ इज। मुंबई का क्या है ये, मतलब 42 टाइम्स विनर है आई गेस। Yes. एंड ऐसा क्या है जो मुंबई इतनी स्पेशल है और हमेशा दे हैव दैट लॉन्ग कल्चर ऑफ क्रिकेट। और बड़े प्लेयर आते ही रहते हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 प्लेयर आगे रुक गए। तो आई थिंक वहाँ पे हम लोग विदर्भ टीम ने भी ये सोचना चाहिए कि ब्रेकआउट करके इंडियन टीम में जब खेलेंगे कंसिस्टेंटली प्लेयर यहाँ के, तो आई थिंक वी विल ऑल्सो प्रूव कि बड़ी टीम जो बनने का बोलते हैं, जैसे बम्बई एक बड़ी टीम है, तो उनके पास प्लेयर भी वैसे हैं, उनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, वो एडवांटेज हमेशा उनके पास है। और अभी भी जब वो खेलते हैं, दे आर अ बिग अपोनेंट, उनको हराना हमेशा डिफिकल्ट ही रहता है। एल्यूमिनाई बोलते हैं हम लोग इसको। एल्यूमिनाई इतना स्ट्रांग है उनका बिल्कुल। कि ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि अभी आप न्यू जनरेशन को लेगेसी देके जाओगे तो वो लोग बोलेंगे देखो विदर्भ 2 बार जीता है कंटिन्यू, उसके बाद 2025 में जीता है, ये ट्रॉफी जीता है। दैट मोटिवेट्स मैनी पीपल आई थिंक। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप ऑब्वियसली बहुत सारे हमारे बडिंग क्रिकेटर्स जो विदर्भ के होने वाले हैं उनको डेफिनेटली आप मोटिवेट करोगे, ये मेरा डेफिनेटली मानना है। पर मुंबई का जो कल्चर है वो यहाँ डेवलप हुआ है क्या अभी? कि ऐसा लगता है उनका कल्चर और यहाँ का कल्चर काफ़ी डिफरेंट है, बट आई थिंक धीरे धीरे नाउ वी आर ऑल्सो गेटिंग इनटू इट। कि अभी आप अगर पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो आई थिंक हम लोग भी वैसा ही काफ़ी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। कंटिन्यू जीतना, हार नहीं मानना, जो उनका नॉर्मल रूटीन, मुझे ऐसा लगता है बम्बई में रहने वाले इंसान का ही ये रूटीन है। अच्छा। हमेशा स्ट्रगल ही चलते रहता है। मौका ऐसा रहता है, एक मौके पे उसको प्रूव करना है, नहीं तो कोई और खड़ा है उसके लिए, दूसरा बंदा खड़ा है उसके लिए। तो सेम उनके क्रिकेट में भी वही चीज़ मुझे दिखती है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये एटीट्यूड, पहले लेड बैक एटीट्यूड था मेरे हिसाब से, बट अभी वो नहीं है। सो वी आर अ डिफरेंट टीम नाउ। और अभी हमें कोई हल्के में लेता नहीं है। नॉर्मली जब से हम जीते हुए पिछले 10 साल से, तो मुझे नहीं लगता कोई हल्के में ले रहा होगा, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो ये दिखाता है कि वी आर ऑल्सो गेटिंग बेटर नाउ। और आई थिंक कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया प्लेयर और आगे भी हम लोग अभी बढ़ेंगे। अभी विदर्भ टीम से इंडियन टीम में खेलने वाले ऑब्वियसली जितेश शर्मा है,
अभी ऑल इंडिया राइजिंग स्टार में और खेल रहे हैं हमारे शायद उनका नाम क्या है, हर्ष दुबे खेल रहे हैं, यश ठाकुर खेल रहे हैं। तो अभी काफी प्लेयर है जो लाइन में है और होपफुली कुछ और अपकमिंग है क्या आपको लग रहा है कि जो क्रिकेटर आने वाले हैं? दानिश मालेवार है, यश राठौड़ है, काफी लोग हैं लाइन में है और मुझे लगता है कि ब्रेक कर सकते हैं वो। आईपीएल के लिए कोई जा रहे हैं? आईपीएल अभी जो आने वाले आईपीएल के लिए कोई होपफुली अभी जाएंगे। अभी तो वापस ऑक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, बट अभी तक 4-5 प्लेयर खेल रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि वही कंटिन्यू होगा आगे भी, यानी 4-5 प्लेयर तो आई थिंक होने चाहिए सिलेक्ट नॉर्मल बेसिस पे। तो इंडियन टीम के लिए ये जो चल रहा है, इंडियन टीम के लिए नहीं, मैं आईपीएल की बात कर रहा हूँ। अगर आईपीएल में ब्रेक करते हैं तो वहां से आई थिंक आप जब दिखेंगे तो आई थिंक चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। आईपीएल इज एक अच्छा रास्ता है इंडियन टीम में एंट्री लेने के लिए, बट एट द सेम टाइम आप रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा कर रहे हैं और आईपीएल में कर रहे हैं तो वो एडवांटेज ज्यादा मिलता है, डबल द एडवांटेज। एग्जैक्टली 2025 में जो भी अभी आप रिसेंटली जीते उसकी कुछ मेमोरीज बताइए, और आपने कैसे सोच लिया कि मैं पहले दिन से सोचा था कि मैं जीता तो छोड़ दूंगा, या फिर नहीं ऐसा कुछ सोच के तो नहीं था। अच्छा भी कर रहा था, परफॉर्मेंस हो रहा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पीछे स्पिनर बैठा था पार्थ रेकड़े, उसके बाद गणेश भोसले, जो पीछे भी स्पिनर्स थे वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, तो उनको बहुत लंबा वेट कराना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है इन द सेंस कि उनका अगर फ्यूचर होगा, कोई चांस होगा, तो वो जितना चांस लेट मिलता है उतने चांसेस कम होते हैं। राइट, ये गेम ये आपका खुद का एक्सपीरियंस ऑलरेडी? हाँ, तो वो मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि, और वैसे भी मेरा फ्यूचर नहीं था, मैं सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेल रहा था और आई थिंक जो एक एम था रणजी ट्रॉफी जीतना वो भी अचीव हो गया था। एट द सेम टाइम ईरानी ट्रॉफी भी हम जीत गए थे, तो आई थिंक इससे आगे बढ़ना अब मेरे लिए मुश्किल था। ये डिसीजन आज नहीं तो कल लेना था, तो इट्स बेटर कि जल्दी लेंगे तो उनका भी अच्छा होगा, तो यही सोच थी। बाकी तो ऐसा कोई सोचा नहीं था। कोई मेमोरी है 2025 की, कोई स्पेशल मेमोरी इस जो जीते आप लोग? 100 फर्स्ट क्लास मैच खेलना ये आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जो कि कभी सोचा नहीं था। यहाँ तक पहुँचूंगा ये भी नहीं सोचा था, बट ये साल वो मैं कर पाया, 100 फर्स्ट क्लास गेम खेल पाया मैं 2025 के रणजी ट्रॉफी सीजन में, तो वो एक मेमोरी रहेगी हमेशा मेरे साथ कि विदर्भ के लिए खेलते खेलते यहाँ तक पहुँच गए हो। मुझे ये बताइए कि जर्नी कैसी होती है एक जैसे आपने विदर्भ टीम में एंट्री ली, ऑब्वियसली आपका जो राउंड है वो डिफरेंट रहा कि आप सरप्राइजिंगली वहाँ गए, ट्रायल में आपका सिलेक्शन हो गया, बट एक अगर इस पॉडकास्ट को कोई जेनरिक जो अभी बडिंग क्रिकेटर होंगे, कोई स्कूल पे खेल रहे होंगे, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, कोई पेरेंट्स सुन रहे होंगे, तो क्या आप बोलना चाहेंगे कि उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और कैसे उन्होंने टीम में जाना चाहिए? जर्नी स्टार्ट होने के लिए कोई एज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चे की कितनी इच्छा है, क्योंकि पेरेंट्स की इच्छा रहे कि बच्चा नहीं खेल सकता फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे में कितनी इच्छा है और कितना वो चाह रहा है वो गेम पाना या वो चीज़ पाना। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपका उतना एफर्ट रहना बहुत ज़रूरी है आई थिंक। तो उतना एफर्ट अगर बच्चे का होगा और इतनी वो मेहनत करने को तैयार है, तो आई थिंक इतना भी मुश्किल नहीं है कोई चीज़ पाना मेरे हिसाब से। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक वे नहीं है कि अंडर 14 में ही खेलना है आपको, अंडर 15 में नहीं खेल सकते हो या अंडर 16 में नहीं खेल सकते हो। कोई अंडर 19 से शुरू करता है, कोई अंडर 23 में भी शुरू करता है, तो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक एज नहीं है। बट आप में वो टैलेंट है तो आपने वो चीज़ परसीव करना चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए वो चीज़ में, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उतने आप बेटर होते जाएंगे। राइट, बट पाथवे क्या रहेगा? जैसे एग्जांपल, अगर मैं एक पेरेंट, राइट, आई एम अ फादर ऑफ 4.5 ईयर किड, वो अभी छोटे बचपन से ही क्रिकेट खेलते रहता है, तो मुझे अगर उसे वो पाथवे देना है, अगर वो खुद भी अच्छा कर रहा है, तो कैसे करना? नॉर्मल ये क्लब में डालना है आपको, जैसा बाकी बच्चे भी प्रोसेस से आ रहे हैं। क्लब क्रिकेट खेलना है, क्लब क्रिकेट में आपको परफॉर्म करना है। स्कूल का कोई महत्व रहता है कि नागपुर अभी स्कूल क्रिकेट का मुझे इतना स्कूल क्रिकेट होता ही है, नो डाउट स्कूल क्रिकेट तो हो ही रहा है। अभी तो आईपीएल वाले भी आते हैं, मुंबई इंडियंस ने भी कुछ टूर्नामेंट कराया था लास्ट टाइम स्कूल क्रिकेट का, तो अभी तो एक्सपोजर ज्यादा है मेरे हिसाब से, हमारे वक्त इतना नहीं था। तो अच्छा एक्सपोजर अगर है तो एक नॉर्मल बडिंग क्रिकेटर के लिए और क्या चाहिए। तो स्कूल से आप स्कूल के साथ साथ क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, आप वहाँ से वीसीए में एंट्री लेते हैं। वीसीए में एंट्री डायरेक्टली क्लब से हो जाती है? क्लब से ही होगी, आप परफॉर्म करेंगे क्लब क्रिकेट में और वहीं से आपको एंट्री मिलेगी। आर देयर एनी ट्रायल्स, लाइक वीसीए कुछ देखते रहता है क्लब्स को? दे आर वाचिंग आपके परफॉर्मेंस, हर एक रिकॉर्ड उनके पास जाता है, जो अच्छा कर रहा है, जो 100 बना रहा है, जो 5 विकेट ले रहा है, जो 3 विकेट ले रहा है, व्हाटएवर दे आर डूइंग, सब। फिर कोई एफिलिएटेड क्लब्स के साथ खेलना जरूरी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई एफिलिएटेड, सभी क्लब एफिलिएटेड है, वीसीए से ही एफिलिएटेड, अदरवाइज वीसीए उनका ट्रैक रखता है। हाँ, पूरा ट्रैक वहां से
वीसी हर साल कुछ ट्रायल कराता है क्या? बिल्कुल, हर साल ट्रायल होते हैं। अच्छा। अंडर 14 के ट्रायल होते हैं, अंडर 10 अंडर 11 आई थिंक ट्रायल लेते हैं वो लोग। कोई अच्छे बच्चे हैं तो पहले से ही वो निकालते हैं, वहां से उनको ग्रूम करना शुरू करते हैं। अंडर 14 अंडर 16 वो लोग खुद ग्रूम करते हैं हाँ, कि क्लब में खेलने देते हैं उनको? नहीं, खेलते खेलते वो वीसीए में भी बुलाते हैं। वीसीए में कैंप्स होते हैं बच्चों के, तो सब बच्चों को आई थिंक 1-2 महीना बुला के उनका कैंप, उनको नॉर्मल क्या प्रोसेस करनी है एक क्रिकेटर बनने के लिए, ट्रेनिंग करना, जिम करना या व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट इज देयर, वो गाइड किया जाता है और वहीं से प्लेयर फिर आगे बढ़ता है। एनी स्पेसिफिक टिप जो आपको लगता है कि आपने अपने करियर में या फिर आपकी जर्नी में मिस्टेक करी होगी एंड यू वांट द बडिंग क्रिकेटर नॉट टू डू दैट मिस्टेक? आई थिंक पढ़ाई करना चाहिए साथ में। सबसे बड़ी मिस्टेक है मेरी जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उस टाइम खेलने में ही ध्यान था और खेलने में ही रह हो सकती है क्या पढ़ाई साथ बिल्कुल हो सकती है। एट एक लेवल तक तो पढ़ना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट एक डिग्री रहना चाहिए पास में। सेकंड ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है और मैं ये हर जगह बोलता हूँ आजकल, बिकॉज ये गेम की कोई श्योरिटी नहीं है। एक इंजुरी और आप गेम से बाहर हो जाते हो, बराबर। तो कोई गारंटी वाला काम है नहीं, बट गारंटी नहीं है इसलिए खेलना नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट साथ में एक सेकंड ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए। तो वो सेकंड ऑप्शन आई थिंक पढ़ाई के अलावा कोई नहीं है मेरे हिसाब से। बैलेंस आउट कैसे करें? पेरेंट्स को हमेशा मैंने देखा है, बहुत पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ कि कैसे किया जाए जो भी अगर करना है, तो उन प्रॉब्लम होता ये है कि बच्चों के रहते हैं क्लासेस प्लस स्कूल, और उसमें बेचारों को वो जाके फिर प्रैक्टिस करना क्लब में उतना टाइम देना बहुत मुश्किल हो जा रहा है अभी शायद। नहीं तो अभी वही तो सॉर्ट आउट करना है। एटलीस्ट 1 घंटा तो आप क्रिकेट को दे सकते हैं ना। 1 घंटा अगर बच्चा है, 1 घंटा अगर धीरे धीरे देता है, बिकॉज एक लेवल के बाद आप भी समझ जाते हैं कि आप में कितनी कैपेसिटी है और कितने कैपेबल हो आप वो गेम खेलने के लिए। और इफ़ यू आर फीलिंग कि वो बेटर है, देन यू कैन स्टार्ट गिविंग मोर टाइम टू दैट स्पेसिफिक गेम, मुझे ऐसा लगता है। तो 1 घंटा 2 घंटा दिन में निकालना मुझे नहीं लगता, उसके अलावा तो पढ़ाई तो आपकी चल ही रही है। राइट। तो 1 से 2 घंटा निकालना आई डोंट थिंक इतना भी मुश्किल है। तो पढ़ाई के अलावा एनी क्रिकेटिंग टिप, क्रिकेटिंग मिस्टेक्स दैट यू माइट हैव डन और आप चाहते हो कि बच्चे ना करें? हमने तो काफी सारी गलतियां ही की है, उनसे सीखते सीखते ही आगे बढ़े। बट अभी मेरे हिसाब से काफी लोग और काफी पढ़े लिखे क्रिकेटर लोग हैं जो अच्छा सिखा रहे हैं। हमारे वक्त सिखाने वाले कम थे, तो हम खुद से सीखते गए और जो वीसीए में सिखाया गया वो सीखे। बट अभी क्लब्स में भी उतना अच्छा सिखाया जा रहा है, तो आई थिंक अब गलतियां कम हो रही है और जो गलतियां कर रहे हैं उनको उसी टाइम बता दिया जा रहा है कि क्या गलत हो रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट या कोचेस का भी इन्वॉल्वमेंट प्लेयर के पीछे नहीं रहना चाहिए। खुद से सीखना हमेशा अच्छा है। आप खुद से सीखते रहेंगे तो आप ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेटर होते जाएंगे। आजकल क्या हो रहा है ना, एक गलती की तो पीछे मुड़ के बच्चा देखता है कि पापा देख रहे हैं, सर देख रहे हैं, मैंने क्या गलत किया, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ, बट वो अच्छा क्या कर रहा हूँ उस पर ध्यान ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से उस पर भी ध्यान उतना ही देना चाहिए कि गलतियां ही नहीं, आप खेलने, आप एंजॉय करिए ना वो चीज को। क्रिकेट हमने क्यों शुरू किया था कि एंजॉय करना है। अभी भी हम लोग खेलते हैं तो एंजॉय करने के लिए, तो वो एंजॉयमेंट आई थिंक गेम से बाहर नहीं होना चाहिए। वो एंजॉयमेंट रहेगा तो डेफिनेटली आप अपने आप ही बेटर होते जाओगे। दैट इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। रियली प्रेशर उनको पेरेंट्स और कोचेस से ही ज्यादा रहता होगा। नहीं, प्रेशर खुद का भी है और बाकी चीजों का भी है ना। तो आई थिंक ज्यादा प्रेशर ना रहते हुए अगर फ्रीली कोई कुछ करता है तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाता है। और वो पॉइंट आपने बहुत सही बोला कि खुद से भी कुछ सीखने की कोशिश, खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि उस वाले बॉल पे जो आपने एक्सपेरिमेंटल बॉल डाला, आपने गंभीर को क्लीन बोल्ड किया, तो वो बॉल आपको किसी ने सिखाई थी कि खुद से हुई? नहीं, मैंने देख के ही सीखा था। राजेश चौहान सर को देखता था, रमेश पवार को देखता था, इन लोगों से देख के जो सीखा वही इम्प्लीमेंट किया है और वो सीखते गए। उसमें भी गलतियां काफी की है, तो गलतियों से लेकिन आदमी सीखता है। मैं वही कह रहा हूँ कि एक गलती की तो रुकना ये सही चीज नहीं है। आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा कोशिश करेंगे तभी आप बेटर होंगे कोई भी चीज में। तो वो कोशिश ज्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब। क्या प्लान है आपका अभी आप कुछ कोचिंग या ऐसा इसमें कुछ जाने वाले हो? अभी तो लेवल 2 बीसीसीआई का लेवल 2 कोचिंग कोर्स कंप्लीट किया है मैंने। हाँ। और इच्छा तो है कोचिंग में जाने की। 1-on-1 कर भी रहा हूँ काफी क्लब्स में। प्लान यही है कि आगे इसी में थोड़ा बेटर होते जाऊँ। और नागपुर के क्लब्स में आपका हाँ, कैसा लग रहा है? हाउ इज नागपुर डूइंग? मतलब आप फिर क्लब से मिल रहे हो? हाँ, मैं क्लब में जाता हूँ 2-3 क्लब। हाँ, बिल्कुल बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, बच्चे यहाँ है, टैलेंट की कमी नहीं है, बस वो लेड बैक एटीट्यूड ना रहे, वही एक चीज है जिसमें हमें फोकस करना है। क्योंकि आजकल इतने सारे ऑप्शंस हो गए ना कि थोड़ा सा नहीं हुआ तो आदमी सोचता है दूसरा कुछ कर लो, दूसरा कुछ। तो वो एक चीज परसीव करना थोड़ा
ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी तो आप उसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन डू यू थिंक कि अभी ऑफ स्पिनर का स्कोप रह गया है फ्यूचर कुछ? क्योंकि देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सहवाग ने जिस दिन अश्विन भाई ने बताया कि सहवाग ने बोला था कि मैं ऑफ स्पिनर को तो बॉलर ही नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि ही वाज अ हिटर। एंड देन नाउ इज द कल्चर ऑफ आईपीएल क्रिकेट, एंड आईपीएल में ऑब्वियसली ऑफ स्पिनर बहुत मार खाते हैं, एंड एवरी टीम इज लुकिंग फॉर अ मिस्ट्री स्पिनर या फिर मतलब लेग स्पिनर्स ज़्यादा वर्क करते हैं। ऑब्वियसली उनको मारना इतने बड़े स्पिन में मुश्किल होता है, तो धीरे धीरे वो मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड की ऑफ स्पिनर्स की तरफ कम है। एंड इवन मैं रिसर्च कर रहा था इंडियन टीम का, अगर मैं अभी ऑफ स्पिनिंग देखूँ लिस्ट, आई डोंट फाइंड एनीवन। अभी वॉशिंगटन सुंदर, मतलब अश्विन के बाद अगर मैं बोलूँ तो वॉशिंगटन सुंदर, आई थिंक जलद सक्सेना है, एंड सारांश जैन खेल रहा है। हाँ करेक्ट। तो आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली। ऑफ स्पिनर का क्रिकेट थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ऑफ स्पिनर करके खेलना अभी मुश्किल इसलिए हो गया है कि वाइट बॉल में तो ऑफ स्पिनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा सोच लिया गया है। बिल्कुल, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। वापस फ्लैट बॉलिंग करना, मेरा ऐसा मानना रहा है कि 4 डे क्रिकेट अगर आप अच्छा खेल सकते हो तो आप 2020 अच्छा कर पाओगे, बिकॉज बेस है 4 डे क्रिकेट। तो 4 डे क्रिकेट में अच्छा करने के लिए आपको फ्लाइट करना है, आपको बॉल टर्न करना है, तो वो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी होगा। बट आजकल सबका ध्यान हो गया है वाइट बॉल क्रिकेट पे, 2020 खेलने पे ज़्यादा ध्यान चले गया, तो गेम चेंज हो गया है, नो डाउट। जो पहले 10, 12, 15 साल पहले जो गेम था वो नहीं रहा, गेम भी उतना ही चेंज हो गया है, तो वो भी एक्सेप्ट करना उतना ही ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है ऑफ स्पिनर खेल सकता है, बट एट द सेम टाइम उसने थोड़ा बैटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ऑफ स्पिनर खेलना ये काफ़ी मुश्किल हो गया है अभी कोई भी गेम में, तो वो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है नहीं खेल सकता है। आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुथैया मुरलीधरन या आर अश्विन जैसे एकदम डिफरेंट रहना बहुत जरूरी, जो रेगुलर विकेट लेता है। अदर देन दैट आपके पास दूसरा भी स्किल रहना जरूरी है कि आप बैटिंग भी उतनी ही अच्छी करते हैं, जैसे वॉशिंगटन। तो आप मान रहे हो कि फुल टाइम ऑफ स्पिनर इज नॉट अ करियर ना? नहीं, फुल टाइम करियर है, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन। अच्छा, you cannot be a part-time bowler who are just bowler, exactly something तो, special. हाँ, you have to be something special. मतलब orthodox, I mean traditional off spinner नहीं चाहिए। Traditional off spinner is required in 4 day cricket nowadays. 4 day 5 day, yeah. तो वो जाएगा नहीं। फिंगर स्पिनर्स तो रिक्वायर्ड है ही है, लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। करेक्ट है, बट फिर भी अभी भी जब भी मैं देखता हूँ लेफ्ट आर्म बैट्समैन को हमेशा ऑफ स्पिनर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऐसा नहीं है। वो हमारे सोचने का ढंग ऐसा हो गया कि ऑफ स्पिनर नहीं चाहिए। ऑफ स्पिनर भी वैसा ही काम करके दे सकता है जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर कर रहा है। बट वही है कि एक टीम में अगर नॉर्मल आप देखेंगे तो 8 राइटी बैट्समैन आते हैं, 2 लेफ्टी बैट्समैन आते हैं, तो सबका सोचना ऐसा रहता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जल्दी आउट कर देगा। करेक्ट, क्योंकि उसका जो लाइन और लेंथ रहता है वो स्टंप में रहता है, और एलबीडब्ल्यू और आउट लेने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। जबकि ऑफ स्पिनर बाहर से बॉल डालता है और वो अंदर लाता है। करेक्ट, तो उसको खेलना एक राइटी बैट्समैन को थोड़ा आसान रहता है। वही है कि टाइम टेकिंग है थोड़ा सा ऑफ स्पिन में विकेट लेना, और लेफ्ट आर्म स्पिनर जल्दी विकेट लेके देता है। अगर आप एवरेज देखेंगे एक ऑफ स्पिनर का और लेफ्ट आर्म स्पिनर का, तो वो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। बट ऑफ स्पिन खत्म होगा ये तो एंगल का भी बहुत डिफरेंस है ना। लेफ्ट आर्म वाला सीधा ऐसे डाल रहा है, अगर बॉल स्टंप पे ही है ना, सीधी रहेगी तो एलबी है, और टर्न हो गई तो ज्यादा चांसेस है, मुश्किल होता है। बट वही अगर लेफ्टी आ रहा है तो हमारे लिए ज्यादा एडवांटेज है। तो ऑफ स्पिनर का गेम तो खत्म नहीं है, मुझे नहीं लगता। बट टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा गेम है, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल। कौन है हमारे इंडियन क्रिकेट कमिंग ऑफ स्पिनर आप कोई देख रहे हो? सारांश जैन अच्छा कर रहा है एमपी का। जलज तो अभी मेरे हिसाब से एज काफी हो गई है, तो जलज का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा है, सारांश जैन वॉशिंगटन ऑब्वियसली he'll do very well। एग्जैक्टली, तो है काफी लोग आएंगे। और अभी जूनियर 19 और उसमें से कौन आ रहे हैं मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट रणजी ट्रॉफी में जैसे मैं देख रहा हूँ कि सारांश जैन एक अच्छा कर रहा है, कोटियान अच्छा कर रहा है बम्बई का, तो है विनर्स तो है नो डाउट। वैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर में हमारे हर्ष दुबे अच्छा कर रहा है, जो कि आई थिंक नॉकिंग द डोर्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल, तो है काफी लोग हैं जो अभी ऑल राइजिंग स्टार में उन्होंने अभी 50 मारी है रिसेंट। बिल्कुल अच्छा कर रहा है, विकेट्स भी ली थी शायद, एक विकेट भी ली। हाँ बहुत अच्छा कर रहा है।
हाँ मतलब वॉशिंगटन सुंदर के बारे में तो मैं बोलूंगा कि उसको बैटिंग करते हुए मैं देखता हूँ तो जबरदस्त। आई एम नॉट श्योर उसको बॉलिंग ज्यादा दी नहीं गई लास्ट टेस्ट नहीं, मैच में, इतने सारे स्पिनर थे तो बट ऑब्वियसली वो मौका नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर ही रहा है। अगर आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जब भी उसको Interesting. मौका मिलता है वो 2-3 विकेट लेता है, रन करता है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी जब उसको बॉलिंग कम मिल रही है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। हाँ। वो उसका रीजन कुछ टीम मैनेजमेंट या उनका कुछ प्लान होगा वो, बट जब भी वो बॉल डालता है वो विकेट लेता ही है। आपने अभी देखा था कि जितेश एंड वॉशिंगटन दोनों थे, वॉशिंगटन की 50 नहीं हुई, जितेश शर्मा ने आखिरी बॉल पे चौका मार दिया था। अच्छा हाँ, वो आपने मैच देखा में, क्या? हाँ, बट ठीक है, जितेश का नेचर जो है वो मैं सोच रहा था कि अरे जितेश भाई उसको दे दो ना एक रन। नहीं, बट ऐसा ये उसके 50 के लिए नहीं खेल रहे ना। जितेश के दिमाग में होगा टीम जिताना है, नहीं होगा तो टीम जीतना ये मेन है। आई थिंक 3 रन बचे थे और वॉशिंगटन 49 पे था, इस साइड था। अच्छा, और 49 स्ट्राइक इसके हाथ में आया जितेश भाई के। मैं बोला यार चलो सिंगल ले लो, भाई की 50 होगी। मैं तो आई लव वॉशिंगटन सुंदर, अच्छा। बहुत फॉलो करता हूँ एंड आई वाज वेरी हैप्पी अभी जब टेस्ट मैच में वो नंबर 3 उनका आ गया। मतलब बॉस ये हो गया जबरदस्त, ये हो गई टीम, क्योंकि उसका बैटिंग मुझे बहुत पसंद है। ही हैज प्लेड क्रूशियल इनिंग्स, मैंने देखा है जब भी वो खेलता है बिल्कुल खेला है वो बहुत। और उसकी एक बार 100 भी मिस हुई सिराज के कारण में, तो इसलिए मुझे ज्यादा इमोशन फील होता है जब भी उसका कुछ मिस होता है ना। बहुत मेहनती प्लेयर है ना। आई विश कि उसका ऑफ स्पिन भी आगे बढ़े, क्योंकि मैं सोच रहा था जब अश्विन भाई गए तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इज वॉशिंगटन। एंड देन व्हेन जडेजा इज ऑब्वियसली ऑन द वर्ज ऑफ लाइक ही इज आल्सो प्लेइंग राइट नाउ, बट वो जब रिटायर होंगे तो हमारे पास लाइक टू लाइक अक्षर है ही। नहीं, अक्षर भी है। मैं वही कह रहा हूँ, अक्षर पटेल है, एक मानव सुतार खेल रहा है, हर्ष दुबे जो अभी इमर्जिंग में है। तो ये दोनों अभी काफी अच्छे हैं, जो आई थिंक एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर काफी आगे नाम कर सकते हैं। एक हर्ष और एक मानव सुतार जो अच्छा कर भी रहे। कोई धुआंधार ऐसा प्लेयर आ रहा है क्या हमारे विदर्भ से, कोई आपको लगता है कि बॉस सागर वॉच आउट फॉर हिम? एक अभी कर ही रहा है, कंटिन्यू रन कर रहा है, हाईएस्ट रन स्कोरर है वो लास्ट ईयर का, अभी भी कर रहा है। यश राठौड़ है और एक दानिश मालेवार है। आई थिंक ये दोनों पे नजर रखनी ये तो ऑलरेडी मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट एनीथिंग मतलब उस लेयर के बाद वाली जो अपकमिंग है, अभी तक देखा नहीं लोगों ने, लेकिन आपने देखा होगा शायद खेलते हुए। नहीं, अभी जूनियर्स में इतने एक फैज करके, मोहम्मद फैज करके, वो एक अच्छा कर रहे हैं, बट कंसिस्टेंटली जब करेंगे हायर लेवल पे आके कंसिस्टेंटली करना बहुत जरूरी है। तो जूनियर से आप एकदम ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम, जैसे इन्होंने प्रूव कर दिया है, यश राठौड़, दानिश मालेवार, दे आर प्रूविंग इट कि उनका नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ आके करना थोड़ा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो किसी के बारे में एकदम अर्ली स्टेटमेंट आई डोंट थिंक कि वो करना चाहिए। उस पर भी अननेसेसरी प्रेशर डालना हो जाएगा वो, कि इसको देखना चाहिए, इसका हो सकता है। तो आई फील कि लेट हिम कम, लेट हिम डू 1 2 3 सीजन इन रणजी ट्रॉफी, क्योंकि एक सीजन करना हमेशा आसान रहता है, बट कंसिस्टेंटली रिपीटेटिव जो करता है, सो ही इज सोकिंग अप द प्रेशर देयर। तो वो जब करने लग जाए तो ही इज रेडी फॉर एवरीथिंग, मुझे ऐसा लगता है। वी स्पोक अबाउट मतलब ऑफ स्पिनिंग, मतलब वही आप यही बोल रहे हो कि ऑफ स्पिन में तो अभी आगे मुझे नहीं लग रहा कि वाइड बॉल में, आप बोल रहे जैसे बोल रहे हो, मैं आई एग्री कि वाइड बॉल में तो करियर नहीं लग रहा है, बट रेड बॉल ऑब्वियसली, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट क्रिकेट। बट आपने बोला है कि इंपॉर्टेंट है कि दूसरा साइड ऑफ लाइक फील्डिंग, गन बैटिंग अगर मिल जाए, ये कॉम्बिनेशन मिले तो ऑब्वियसली कोई भी खिलाएगा। ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट टीम में अगर मैं देखूं अभी, तो मैं बोलता हूं हमेशा लोगों को कि बॉस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ये कभी भी खाली नहीं होगा। देखो तो गिन चुन के ना, हार्दिक है, बिल्कुल, अपना शिवम दुबे है, रेड्डी है, बस उसके बाद और फ्यूचर वो मेरे को लगता है जो हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बोलते हैं कि किस चीज का स्कोप है या किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ओपन है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, हम देखते रहते हैं। तो मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में हमेशा लगता है कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर, ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग एंड ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर आप जो बोल रहे हो, दैट कैन बी अ गुड। एक अच्छा लेग स्पिनर भी मिसिंग है मुझे ऐसा लगता है। तो लेग स्पिनर की जगह भी खाली है। अगर कोई अभी चहल का भी हो गया है तो यानी उसको मौका नहीं मिल रहा है, तो कोई एक अच्छा अगर आता है तो डेफिनेटली लेग स्पिनर इज अ बिग एसेट फॉर द टीम। तो अभी कुलदीप ही है चाइनामैन ऑब्वियसली, तो लेग स्पिनर कैन बी वन थिंग। तो तीन चीजों पे अगर कोई फोकस करे तो जल्दी से करियर आगे बढ़ सकता है शायद। करियर तो वो तो नसीब की भी बात है, बढ़ना रहा तो कोई भी चीज़ से जल्दी बढ़ेगा, बट ये चीज़ यानी ये आप किसी को बोल नहीं सकते कि आप ये शुरू कर दो, जो नेचुरल रहेगा वही करेगा प्लेयर। तो आई थिंक लेग स्पिनर ढूंढना चाहिए, एक अच्छा लेग स्पिनर अगर मिल जाए तो काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। उमेश भाई हमारे अभी ऑब्वियसली नागपुर से, हमारे वलनी और खपरखेड़ा साइड से, जो इंटरनेशनल खेले और बहुत बढ़िया उनका नाम है, बहुत ही बढ़िया बॉलर है।
उनके थ्रू आपको लगता है कि उन्होंने कोई मतलब उन्होंने कोई योगदान दिया यहाँ पे, कोई फास्टर बॉलर? उनका योगदान यानी विदर्भ क्रिकेट में उनका नहीं अभी वो कर रहे हैं, मैं योगदान कर रहे हैं कि फिलहाल तो वो खुद खेलने में बिजी है। अच्छा, फिलहाल तो वो खुद खेल रहे हैं। अच्छा, आई थिंक अभी 2020 सैयद मुश्ताक अली भी वो खेलने जा रहे हैं, तो अभी वो फिट हुए, थोड़े से इंजरी चल रही थी उनकी, तो आई थिंक अभी वो फिट हो गए। फास्ट बॉलिंग कल्चर डेवलप हुआ है क्या? डू यू थिंक विदर्भ से कोई फास्ट बॉलर आ रहा है? हमारे काफी फास्ट बॉलर है जो अच्छा कर ही रहे। हाँ। तो कभी भी आप हिस्ट्री भी देखेंगे तो फास्ट बॉलर हमेशा विदर्भ के पास अच्छे थे ही। अभी गुरबानी चले गया, अभी आदित्य ठाकरे है, दर्शन नलकांडे है, यश ठाकुर है, उमेश खुद है, तो काफी लोग लाइन में है, यादव है, ललित यादव है। तो फास्ट बॉलर की तो कभी कमी है नहीं मुझे ऐसा लगता है। अभी ढूंढना चाहिए, स्पिनर ही था जो, अभी तो स्पिनर भी आ गए, एक पार्थ रेखड़े अच्छा कर रहा है, हर्ष दुबे खुद है, गणेश भोसले आया है, तो आई थिंक वी हैव गुड साइड, बॉलिंग साइड वी हैव गुड बॉलिंग साइड नो डाउट, और बैटिंग साइड तो स्ट्रांग है ही हमारे। नागपुर से ऑब्वियसली प्लेयर्स विल कम। नागपुर के आजू बाजू ऑब्वियसली जितेश अमरावती से है, देन और आजू बाजू से भी प्लेयर्स आते हैं क्या? उनका क्या प्रोसेस है? बिल्कुल सेम प्रोसेस आ रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा। उनके भी यहाँ क्रिकेट उतना ही अच्छा हो रहा है मुझे ऐसा लगता है। आफ्टर ऑल पूरा क्रिकेट नागपुर में ही हो रहा है, बट जो डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट कराते हैं वहाँ पे भी क्लब्स हैं, वहाँ पे मैचेस होती है, वहाँ सिलेक्टर जाते हैं देखने के लिए मैचेस, उसमें से जो बेस्ट लॉट है वो निकाल के लाते हैं एकेडमी में। जैसे मैंने आपको बताया एकेडमी बनी है, वहाँ आके रुकते हैं, कैंप्स होते हैं, उसमें से सिलेक्ट होते हैं। तो बहुत अच्छी प्रोसेस है ये सब, वो तो चल ही रहा है। और डिस्ट्रिक्ट हमेशा बहुत बड़ा योगदान देता है विदर्भ में। डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी प्लेयर आके खेल रहे हैं और जो अच्छा कर भी रहे हैं, अभी नहीं पास में भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी प्लेयर आते हैं जो अच्छा करते जा रहे हैं विदर्भ के लिए। आप ऑब्वियसली आप सिलेक्ट हुए मुंबई इंडियंस के लिए भी, और जैसे ही मैंने आपसे बात करी कि आप पॉडकास्ट के लिए आ रहे हैं, तो मेरे मन में तो पहले ये था कि मैं ऐसे प्लेयर से मिल रहा हूँ जो ऑलरेडी सचिन, जो ऑब्वियसली गॉड ऑफ क्रिकेट, आई फॉलो हिम लाइक क्रेजी, उनसे आप उनके सानिध्य में रहे हो, मुंबई इंडियंस का क्राउड के अंदर रहे हो। आई एम अ बिग फैन ऑफ मुंबई इंडियंस एज वेल, फॉलो देम ग्रेटली, सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो वाला मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं सचिन भाई के साथ बैठा हूँ या फिर उनसे आप मिल के आए, तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मैं वो बातें कर पाऊंगा। तो लेट्स टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस और वहाँ सिलेक्शन कैसे हुआ, वहाँ उसकी जर्नी के बारे में बताइए। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था 2015-16, 2 साल खेला हूँ मैं वहाँ, 2 साल था टीम में। फर्स्ट ईयर जब सिलेक्ट हुआ तो आई थिंक रणजी ट्रॉफी खेल रहा था मैं गुजरात में। जॉन राइट आए थे वहाँ पार्थिव पटेल को देखने, क्योंकि वो मुंबई इंडियन का हिस्सा थे और उनकी बैटिंग देखने आए थे। वहाँ मैंने उस मैच में 13 विकेट लिए थे और मैच जिताया था विदर्भ को। तो वो मैच में उन्होंने देख के मुझे सिलेक्ट किया था मुंबई इंडियंस में। तो उस टाइम यानी मुझे पता नहीं था ये पूरी प्रोसेस ऐसी हुई थी, बट पारस मामरे सर हमारे कोच रह चुके हैं, सो ही ओनली टोल्ड मी कि ऐसा सब हुआ था। आई वाज वेरी सरप्राइज। डायरेक्टली सिलेक्शन हुआ था कि आपको ट्रायल के लिए बुलाया? डायरेक्ट उसके पहले, उसके लास्ट ईयर मैं ट्रायल पे भी गया था वहाँ पे। अच्छा। परफॉर्म अच्छा किया था मैंने, बट दैट ईयर आई वाज नॉट गेट सिलेक्टेड। तो उसके अगले साल जब मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था और मेरे दिमाग में भी नहीं था ऐसा कुछ, तो उस टाइम मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। एक तो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी थी मुंबई इंडियंस जिसमें सिलेक्ट हुआ 2015 में। और उसी साल मैं जिस साल एंटर हुआ उसी साल जीते वो कप भी। मतलब आप उनके लिए भी गोल्डन बॉय बने। यानी उसके पहले भी वो लोग जीत चुके थे, ऐसा नहीं है कि वो पहला ही कप जीत रहे थे, उसके पहले भी वो 4 कप जीत चुके थे, 3 कप, तो वो चौथा कप था। तो ऐसी वो ओवरऑल जर्नी है वहाँ पे। वो ड्रेसिंग रूम में एंटर होना ही बहुत बड़ी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल। जो दिग्गज लोग वहाँ बैठे रहते हैं उनके बीच में जाके खड़े रहना, इट्स नॉट इजी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अंबानी सबसे बड़े लोग इंडिया के, उसके बाद वहाँ पे क्रिकेटिंग कल्चर के सबसे बड़े लोग, रिकी पॉन्टिंग, मास्टर खुद सचिन सर, रॉबिन सिंह, आप नाम लीजिए, वो सब लोग वहाँ अवेलेबल है। हरभजन सिंह, कैरन पोलार्ड, सब बड़े लोगों में जाके बैठना ही थोड़ा सा उस टाइम तो मुश्किल था, वहाँ एंटर होना ही बहुत मुश्किल था। बट उतने ही हम्बल लोग भी है, ये मैं बताना चाहूँगा कि इतना आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं वो, जितने बड़े लोग उतना जल्दी कंफर्टेबल कर देते हैं आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सर खुद आए थे बात करने के लिए, सचिन सर, हम नहीं गए थे, वो खुद आए थे बात करने के लिए। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। और उन्होंने हम सबको, जितने भी यंगस्टर थे, उनसे बात करके उनको कंफर्टेबल किया और नॉर्मल चीज़ें करने में यानी हेल्प की मेरे हिसाब से। तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर वहाँ पे मुझे हरभजन सिंह मिल गए जो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया
इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका नाम कितना है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके साथ बॉलिंग करना और उनके साथ सीखने मिलना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण मेरा करियर भी आई थिंक थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया कि उनसे काफ़ी सीखने मिला और वो चीज़ मैं इम्प्लीमेंट भी कर पाया मेरे रणजी ट्रॉफी करियर में और ओवरऑल क्रिकेट में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और कब जीतना उस पे सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो गई है कि उसी साल जाके कब भी जीत गए हम, फाइनल जीत के। आपको मौका मिला एटलीस्ट फील्डिंग का सब? नहीं, मैं पूरा टाइम पानी पिलाते रहा, बट बिकॉज ऑफ ग्रेट बॉलर रहने के बाद बहुत मुश्किल है और उनको कुछ ऐसा मैं चाहता नहीं था कि उनको कुछ इंजरी और मुझे मौका मिले, बट वही एक ऑप्शन था। अगर वो होता था तो मैं बैकअप था उनका, तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। तो जयंत यादव कहाँ थे तब? जयंत यादव क्योंकि वो खेले हैं मुंबई की तरफ। नहीं, वो मेरे बाद खेले मेरे हाँ। बाद एंट्री हुई उनकी। हाँ। तो उसके पहले आई डोंट नो कौन सी फ्रेंचाइजी में थे, बट आई थिंक मुंबई वाज लुकिंग फॉर अ टॉल बॉलर ऑलवेज। यस, नहीं उसके बाद मेरे बाद एक गौतम खेले, के गौतम करके थे बेंगलोर वाले, वो खेले। और उसके बाद आई थिंक सचिन सर के साथ कुछ है क्या बातचीत, क्या हुई वो बताइए। नहीं, हमेशा ही बातचीत, वो मुझसे हमेशा मराठी में बात करते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ही नोज कि मैं नागपुर का हूँ एंड ऑल। तो क्रिकेट पे ही आप उनके बाजू में बैठे और क्रिकेट की बात ना हो ऐसा तो होगा ही नहीं। तो वो पूरा टाइम वो 24/7 आपसे बात कर सकते हो, उनके पास इतनी चीजें है बताने के लिए कि, और उनके मुंह से सुनना इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो आई वॉज वेरी लकी कि वो एक्सपीरियंस मुझे मिला, जो हर कोई चाहता है कि उनके साथ खेलना। अनफॉर्चुनेट रहा मैं कि उनके साथ खेल नहीं पाया, बट उनके साथ बैठना और ड्रेसिंग रूम शेयर करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो किस उनको बॉलिंग करी आपने? उनको बॉलिंग मैंने काफी की है, बट मुंबई इंडियंस के वक्त नहीं, बिकॉज उस टाइम वो हमारे मेंटोर थे। इधर जब भी वीसीए में इंडियन टीम आती थी तो मैंने काफी टाइम उन लोगों को बॉलिंग, इंडियन टीम को बॉलिंग किया है। तो सचिन सर को बॉलिंग करने का ऐसे मौका मिला है, बट कभी मैच या कुछ ऐसा कभी चांस आया नहीं उनके साथ खेलने का। भज्जी भाई के बारे में बात करेंगे। भज्जी भाई ने क्या आपको ऐसी स्पेशल टिप्स दी? ओवरऑल क्रिकेटिंग फील्ड पे आपको क्या करना है, बॉलर को एज अ बॉलर आप कैसे बेटर हो सकते हो, फील्ड पोजीशन, कौन सा बॉल कब डालना है, कौन से विकेट पे कैसे बॉलिंग करनी है। तो ये पूरा टाइम हमेशा उनसे बात होती रहती थी और थ्रू आउट माई करियर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा मेरे बारे में बात की है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम। कोई स्पेशल टिप्स दी क्या उन्होंने कि ये दूसरा ऐसे डालना, तीसरा ऐसा दूसरा? वो तो बॉलिंग डालते वक्त हमेशा बोलते थे कि क्या डालना चाहिए, किस बैट्समैन को क्या कैसे रीड करना है, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा बात होती थी। कौन सा बॉल कब डालना है, क्या सिचुएशन रहनी चाहिए, किस वक्त क्या फील्ड लेनी है। सो टेक्निकल बातें ज़्यादा करते थे हम लोग। और किसके साथ आप रहते थे मोस्टली वहाँ पे? जब आपने बोला कि यंगस्टर्स के साथ थे, तो किसके साथ थे? नहीं, यंगस्टर्स सिद्धेश लाड, उसके बाद हार्दिक पांड्या, तो यही सब लोगों के बीच में, कृणाल पांड्या उसका भाई था, तो इन्हीं लोगों के साथ ज्यादा रहा हूँ। रोहित के साथ कभी रहने मिलता था, कभी प्रज्ञान ओझा, तो काफी लोग थे, अंबाती रायडू। हार्दिक के बारे में बताइए, उनसे क्या कुछ इंटरेक्शन हुआ? नहीं, वो तो उस टाइम वो भी मेरे ही साथ आया था। हार्दिक पांड्या तभी ज्वाइन किया था मुंबई इंडियंस शायद, तो 2015 में हम दोनों वीसी यानी मुंबई इंडियन में एंटर हुए थे। नॉटी गाय पहले से नॉटी था, बट अब आई डोंट नो, अभी इतना मैं टच में नहीं हूँ उसके, बट अमेजिंग क्रिकेटर। यानी ऐसा नहीं कि वो अभी जैसा दिख रहा है ये पहले से वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है उसमें। मेरे हिसाब से थोड़ा सा एरोगेंट या ऐसा दिखता है, बट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। तो वही उसको मेरे ख्याल से क्रिकेटिंग जर्नी में उसके हेल्प कर रहा है और नाउ ही इज अ स्टार। बिग फैन, बिग फैन। आई मीन जो बैड फेज उनका गया है ना, वो एक साल एक सीजन पूरा जब वो कैप्टन बन गए थे, तब मैं बहुत सोचता था कि नहीं बेचारा, उसको क्यों इतना ये कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और जो आँख से आंसू निकले उनके, ट्रेमेंडस, मतलब क्या मोमेंट था वो। आई थिंक लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ों से अप एंड डाउन चल रहा था उसका उस टाइम, बट द करेज ही शोज, और जो परफॉर्म किया है उसने, जो आखिरी ओवर डाला है, बिल्कुल, एंड दैट कैच, लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ। वो वैसे भी ओवरऑल ही इज अमेजिंग क्रिकेटर। मतलब मुंबई इंडियंस ने आपको क्या सिखाया मोस्टली बोला जाए तो? ऑब्वियसली हरभजन, इनसे जो आपने सीखा। क्रिकेटिंग जर्नी में पूरा जो करियर ओवरऑल, मैंने इतना 2020 उसके पहले खेला नहीं था, तो 2020 क्रिकेट में क्या रिक्वायरमेंट्स है, ओवरऑल जो आपकी ग्रोथ है वो कैसी होनी चाहिए, ये पूरा मैं मुंबई इंडियंस से ही सीखा हुआ है। मुंबई इंडियंस में ऐसी क्या खास बात है? मुझे हमेशा लगता है, मतलब लोग बोलते कि हम उनके पास इतने प्लेयर्स की भरमार होती है, मतलब वो 40 प्लेयर होते हैं उनके पास एक्चुअली स्पीकिंग,
राइट और वो प्लेयर्स लेते हैं पूरा सीजन भर रखते हैं बेंच पे एंड देन दूसरे को भी दे देते हैं एंड वी सी दैट दोस प्लेयर्स बिकम ग्रेट प्लेयर्स देयर एज वेल एंड वो हमेशा बोला जाता है कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो प्लेयर्स बनाती है। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है स्काउटिंग टीम को क्रेडिट जाना चाहिए सबसे Correct. पहले तो बेस्ट स्काउटिंग टीम तो मुंबई इंडियंस। हाँ, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है। एक प्लेयर को स्काउट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसके अर्ली डेज में ही आप उसको लेके आना और उसको वो सब एटमॉस्फेयर देना, ये बहुत ज़रूरी है और आई थिंक वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो लोग और इसीलिए आई थिंक इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है मेरे हिसाब से। हाँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो स्काउट करके प्लेयर्स बनाती है, छोटे इमर्जिंग प्लेयर्स बनाती है और अपना बेंच इतना स्ट्रांग बना के रखा है कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंपेयर टू अगर सीएसके की बात करें, सीएसके का थिंकिंग थॉट प्रोसेस ही अलग है। वो सीनियर प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स रखती है, इसलिए उनको शायद अभी बहुत मुश्किल हो रही है। पूरे के पूरे प्लेयर उन्होंने छोड़ दिया, अभी नया टीम बनाने वाले। बट वही है, अब वो ऐसे स्टेज पे है कि वो खुद की टीम वापस बना रहे हैं वो लोग। करेक्ट। बट मुंबई इंडियन का ऐसा है कि विजनरी भी है और एक 20 लोगों का अगर स्लॉट वो लेके चल रहे हैं तो उन्हीं में से उनको वो खिलाते हैं। बराबर। वो ज़्यादा चेंजेस करने पे बिलीव नहीं रखते। एट द सेम टाइम सेम सीएसके भी थी कि वो जब माही भाई खेलते हैं तो वो भी ज़्यादा चेंजेस प्रेफर नहीं करते। बट मुझे ऐसा लगता है सीएसके ने कभी ऐसा प्लेयर बनाया नहीं, कोई बड़ा ऐसा यंगस्टर लिया, उसको ग्रूम किया, बना दिया और उनको रखा। ये मुझे हमेशा लगता है, नॉट बीइंग कोई सीएसके फैन की मैं ये नहीं करना चाहता, बट मुझे लगता है कि हर फ्रेंचाइजी की अपनी पॉलिसी है। करेक्ट। ऐसे पे यानी वो प्लेयर नहीं बना रहे ये बोलना मेरे हिसाब से सही वर्ड नहीं है, बट उनकी थिंकिंग उसमें में आफ्टर ऑल हर कोई वह जीतने आ रहा है। बराबर। प्लेयर बनाना तो है बट साथ में साथ ट्रॉफी भी जीतना उतना ही इम्पॉर्टंट है। बट मुंबई इंडियन्सचा सिंहाचा वाटा आहे मला असं वाटतं। इंडियन क्रिकेट टीमला किती मोठे मोठे प्लेयर्स दिले त्यांनी, बिल्कुल म्हणजे जसं आता हार्दिक पांड्या, बुमराह, दीज आर टू फाइंड्स ऑफ मुंबई इंडियंस, ग्रेट फाइंड्स। बिल्कुल बिल्कुल है फाइंड। शार्दुल ठाकुर भी है, शार्दुल ठाकुर है। सो काफी प्लेयर है। हमेशा यंगस्टर आते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो आगे भी बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या दिया है, कृणाल पांड्या, सूर्य कुमार यादव मेरे हिसाब से पहले केकेआर में था, उसके बाद वो इधर आया। बट वही है कि हाँ, दिए प्लेयर तो मुंबई इंडियन ने बिल्कुल इंडियन टीम को तो काफी प्लेयर दिए, मानना ही पड़ेगा। और वही वापस मैं कहना चाहूंगा कि स्काउटिंग टीम उनकी बहुत अच्छी है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, वो जो सही टाइम पे स्काउट करके प्लेयर क्योंकि मैंने सुना मुंबई इंडियंस एक्चुअली सिर्फ वो 2-3 महीने नहीं खेलती, वो पूरा साल भर हर जगह टूर्नामेंट्स करा रही है। अंडर किड्स, शायद किड्स के लिए भी कुछ टूर्नामेंट है, माई किड्स। मुझे ऐसा लगता है आजकल हर कोई फ्रेंचाइजी ये कर रही है। हाँ। ऐसा नहीं है, बट उन्होंने स्टार्ट किया है गेस। बिल्कुल, सबने स्टार्ट कर दिए है। सब जगह ही पूरा साल भर एकेडमीज में कुछ ना कुछ इनका चलते रहता है हर एक फ्रेंचाइजी का। बट वही है कि उसमें भी बेस्ट प्लेयर निकालना वो काम आफ्टर ऑल स्काउट पे ही जाता है। तो इसीलिए मैं स्काउट का नाम ज़्यादा ले रहा हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे हैं ये चीज़ में मुंबई इंडियन के। आपके आइडल कौन है, क्रिकेटिंग आइडल? सचिन तेंदुलकर सर। ओके, दैट इज आइडल, बट अ स्पिनर दैट यू फॉलो इंटरनेशनल? आई फॉलोड टू मेनी स्पिनर्स, नॉट अ सिंगल स्पिनर। शुरुआत करता हूँ शक्लेन मुश्ताक सर से। शक्लेन मुश्ताक, राजेश चौहान, रमेश पवार, प्रीतम गंदे, हरभजन सिंह, मैंने काफ़ी लोगों को फॉलो किया है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं लेना चाहूँगा कि इसके ही थ्रू मैं सीख रहा था, मैं काफ़ी लोगों से सीखते गया। जब मैंने शुरू किया था तब शक्लेन मुश्ताक वॉज द बेस्ट, तो मुझे उनकी एक्शन भी मुझे बहुत पसंद थी, तो पहले मैं उनकी एक्शन करने की कोशिश करता था। फिर मुझे बीच में, जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटरनेशनल प्लेयर, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर भी थे। जैसे मैंने बोला आपको कि अमोल जिचकार, मुझे उनकी एक्शन बहुत अच्छी लगती थी, तो उनकी एक्शन मैंने शुरू किया करना। एट द सेम टाइम मैं राजेश चौहान सर के पास भी सीख रहा था, तो उनकी भी एक्शन देख रहा था मैं, तो उनकी भी थोड़ा कुछ एक्शन मेरे में आ गई। ओवरऑल इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स। बट मुझे आप पूछेंगे आप कोई अच्छा बॉलर लगता है, देन इट्स हरभजन सिंह, नो डाउट। उनको मैंने काफ़ी देखा हुआ है और उनका जो बॉल चलता था हमेशा मुझे बहुत पसंद आता था। टर्न एंड बाउंस, जो प्रॉपर एक ऑफ स्पिनर रहना चाहिए, मुझे हमेशा लगता था कि ही वाज द बेस्ट। एनी इंटरनेशनल ऑफ स्पिनर दैट यू लाइक? राइट नाउ इट्स नेथन लायन, नो डाउट अबाउट इट। जो कंडीशंस में वो खेलते हैं और जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, अनडाउटेडली विद दैट बॉल, कोकापुरा के बॉल के साथ ऑफ स्पिन करना इज नॉट अ इजी थिंग, एंड ही इज डिफिकल्ट टू, आई मीन इट्स रियली डिफिकल्ट टू प्ले हिम इन ऑस्ट्रेलिया। मैं भी कभी भी सोचता हूं कि यार ये बंदा स्पिनिंग ट्रैक पे नहीं है, कैसे करेगा? इसलिए वो बेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अश्विन भी उतने ही बेस्ट है। मुझे मेरा ऐसा खुद का मेरा पर्सनल व्यू है ये कि मैं तो फॉलो करता हूँ दोनों को, बट आप मुझे पूछ रहे हैं कि कौन अच्छा लगता है। आई वांट इंटरनेशनल, आई मीन नॉट इंडियन, नॉन इंडियन
मैं तो Nathan नेथन Lyon. लायन, नो डाउट। राइट, ऑल टाइम। अभी तो खेलने वाले नहीं इतने। व्हाट अबाउट ऑल टाइम बेस्ट ऑफ स्पिनर दैट यू लाइक, नॉन इंडियन? दैट वाज ऑलवेज सकलेन मुश्ताक, ओके ऑलवेज सकलेन मुश्ताक। वो ही वाज डिफरेंट। okay, let's play a game then. Okay, so I'll ask you the names and you have to just choose the name above anyone. So let's start. जयंत यादव या अक्षय वखरे? जयंत यादव। जयंत यादव या जलद सक्सेना? जलद सक्सेना। जलद सक्सेना, धनुष कोटियान? जलद सक्सेना। जलद सक्सेना, मुतैया मुरलीधरन? थया मुरलीधरन, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुतैया मुरलीधरन, नेथन लायन? नेथन लायन। नेथन लायन, शक्लेन मुश्ताक? सकलेन मुश्ताक। शक्लेन मुश्ताक, वॉशिंगटन सुंदर? नो कंपैरिजन, सकलेन मुश्ताक। शक्लेन मुश्ताक, आर अश्विन? स्टिल सकलेन मुश्ताक। शक्लेन मुश्ताक, सईद अजमल? सकलेन मुश्ताक। शक्लेन मुश्ताक, हरभजन सिंह? दैट इज अ टफ वन नाउ। स्टिल सकलेन मुश्ताक। आई थिंक शक्लेन मुश्ताक इज द विनर ऑफ दिस। यस फॉर श्योर। क्या स्पेशल है उसमें ऐसा? एट दैट टाइम ऑफ स्पिनर जैसे नहीं, दैट टाइम नहीं, मतलब कुछ ऐसा खास उसके बॉलिंग नेक्स्ट लेवल बॉलर। अच्छा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी से। मुझे ऐसा लगता है जो टफ कंडीशंस में वो डालता था और जैसे विकेट लेता था, पता नहीं समहाउ। शक्लेन मुश्ताक का किस्सा तो एक इसने सुनाया था, सहवाग भाई ने सुनाया था कि सहवाग भाई बैटिंग कर रहे थे, शक्लेन मुश्ताक बॉलिंग कर रहा था और बहुत देर से वो अड़ा रहे थे, मतलब नेगेटिव बॉलिंग चल रही थी डाउन द लेग साइड। तो सहवाग ने बोला कि इंजमाम बोला कि एक काम करो, वो फील्डर को अंदर ला लो, मैं वहां से चक्का मार दूंगा। तो बोला, उसने ला लिया, उसने छक्का मार दिया और शक्लेन बोला क्या चल रहा है, तू चुप रहे, बॉलिंग कर। वो किस्सा इतना बढ़िया है ना। नहीं तो सहवाग के लिए ऑफ स्पिनर तो थे ही नहीं ना, जैसे भी उन्होंने पहले भी ये इंटरव्यू में बोला, और ये मैं जब बॉलिंग किया उनको तब भी अच्छा, ये मैंने सहवाग को देखा आपने है। बॉलिंग करा है? दिल्ली के साथ जब मैच खेल रहे थे रणजी ट्रॉफी। ऐसा क्या है कि वो ऐसा बोलते कि ऑफ स्पिनर को बॉलर नहीं समझते? नहीं, बट ऐसा किसी बैट्समैन के साथ रहता है कि ही वाज वेरी कंफर्टेबल विद दैट बॉलिंग। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंफर्टेबल है तो बाकी लोग भी रहेंगे। तो उनको एक रन देके हम दूसरों को आउट करते थे। हम लोग यहाँ जीते थे वो मैच, रणजी ट्रॉफी का मैच था आई थिंक दिल्ली के साथ जामठा में। तो हम वो मैच जीते थे, बट वही है, सहवाग ने अपने रन बना ही लिया था, यानी वो तो नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। तो उन्होंने तो मेरे ख्याल से 70-80 कुछ किए थे, बट उनको आउट करना हमारा एम था ही नहीं, बिकॉज ही वॉज सो कंफर्टेबल। तो हम उनको एक रन देते थे और अगले बैट्समैन को आउट करने के लिए देख रहे थे। तो स्ट्रेटेजी है ना, तो आप कोई अगर एक अच्छा आपको खेल रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको ही आपको डालना है। उस टाइम आपको समझना चाहिए कि नहीं, उसको नहीं तो अगले बैट्समैन को आउट करने के लिए देखेंगे। तो बस वही है। कोई इंटरनेशनल प्लेयर के साथ इंटरेक्शन हुआ क्या जो आपको लगता है कि यार ये प्लेयर्स जबरदस्त थिंकिंग वाला था, या कोई था? सर के साथ ही बैठा हूँ मैं, सचिन सर के साथ, तो उससे बड़ा नॉट इंडियन, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन इंडियन इंटरेस्ट। नॉन इंडियन आई थिंक कायरन पोलार्ड है एक, जिनके साथ बैठने का मौका मिला। मुंबई इंडियंस। ही वाज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर Yes. और ओवरऑल उसको 2020 गेम के बारे में काफ़ी आइडिया थी, तो भयंकर, उससे भी काफ़ी सीखने मिला। बट वही है कि इंडियन क्रिकेट और बाहर का क्रिकेट काफ़ी डिफरेंस है। कैरन पोलार्ड को कैसे बॉल डालता होगा ऑफ स्पिनर यार? उसका रीच इतना, बल्ला इतना बड़ा, पैर इतना बड़ा, वो तो कहाँ से वानखेड़े में ही इज अ किंग। हाँ, वानखेड़े में उसको बॉल डालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनके बल्ले इतने हेवी होते थे, उनको नेट में भी आउट करना बहुत मुश्किल। वो इतने बड़े थे कि उनका रीच कहाँ तक होगा, मतलब अगर पैर निकाल के ना वो, मतलब अगर गुडलेन बॉल, वो छोड़ो, बैक ऑफ गुडलेन बॉल को भी वो रीच की बात ही नहीं है उनके लिए। उनकी स्ट्रेंथ ही इतनी है, तो उनके मिस टाइम भी छक्के हो जाते हैं, और छक्के भी छोटे नहीं, काफी 90 मीटर के छक्के मिस टाइम में मार देते हैं। बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली है मुंबई इंडियंस के लिए। कहाँ से मैच लाया हुआ प्लेयर, चैंपियन। मतलब उनको अभी वैसा फिनिशर मिलना मुश्किल है ऑब्वियसली। वो स्ट्रेंथ थोड़ा सा मुश्किल है, वैसी स्ट्रेंथ मिलना जो स्ट्रेंथ उनमें थी, इट वाज डिफरेंट। एक और गेम खेलते हैं दिस टाइम अबाउट बैट्समैन, ठीक है? बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच बैट्समैन, ठीक है? विलियमसन वर्सेस विराट कोहली। विराट कोहली कुक, इंग्लैंड का जो विराट कोहली वर्सेस ग्राहम स्मिथ। विराट कोहली सचिन वर्सेस सचिन तेंदुलकर। सचिन सर। विलियमसन स्मिथ। विलियमसन ग्राहम स्मिथ। विलियमसन कुक। स्टिल विलियमसन लाबुशेन।
विलियमसन, जो रूट, विराट कोहली. इट इज अ टफ वन. विराट कोहली, गावस्कर. सुनील गावस्कर वर्सेस ऑब्वियसली कपिल देव. कंपेयर नहीं कर सकते, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. वेंगसरकर. सुनील गावस्कर, तेंदुलकर. फॉर मी इट्स तेंदुलकर. आई थिंक तेंदुलकर विल विन दिस टेस्ट एरा. बट टॉप 3 में तो अभी के रिसेंट में विराट, जो रूट और विलियमसन एंड स्मिथ, ये 4 मेन चल रहे. ठीक है, तो हमने मुंबई हो गया, ये हो गया. पेरेंट्स के लिए बात कर रहे थोड़ा. ठीक है, तो अभी विदर्भ में अक्षय भाई बडिंग क्रिकेटर्स हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा करे. पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है आपकी? क्या करना चाहिए पेरेंट्स और क्या नहीं करना चाहिए ताकि उनके प्लेयर्स आगे बढ़े? बहुत अच्छा करे ये चाहते हैं, लेकिन प्रेशराइज ना करे. मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल चाहना अच्छी बात है, कुछ भी चीज़ चाहने के लिए, बट वो बच्चों को करने दे. उन पे ज़्यादा दबाव ना डाले कि ये करना ही है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में वो टैलेंट रहता है. हो सकता है कोई बच्चे में कोई और टैलेंट हो, तो ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट ही खिलाना है. कोई और भी गेम कोई अच्छा खेल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी खुद की इच्छा रहनी चाहिए कि वो खुद से उठ के वो सब रूटीन कर रहा है जो होने चाहिए एक गेम खेलने के लिए. अगर वो कर रहा है तो उसको वो करने देना चाहिए और उसको उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए. आई थिंक सपोर्ट, नो डाउट पेरेंट करती है वैसे भी सपोर्ट, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट उस चीज़ में उसको ज़्यादा और हेल्प करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें तू सही कर रहा है तो उसमें आगे बढ़. ना कि ये कि जो नहीं भी कर रहा है उसके लिए उसको प्रेशराइज करके वो कराना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ना रखे, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है पेरेंट्स लेके चल रहे हैं. हमारे वक्त हमने कभी देखा नहीं कि नेट के पीछे पेरेंट्स खड़े रहते थे और वो देख रहे हैं अपने बच्चे को क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. बट आई थिंक ये सिनारियो मैं बहुत ही कॉमन देख रहा हूँ आजकल कि पेरेंट्स खड़े हैं, मेरे बच्चे को बैटिंग मिल रही है, नहीं मिल रही है, बॉलिंग मिल रही है, नहीं मिल रही है, और फिर जाके वो कोच से बात कर रहे हैं कि ये होना ही चाहिए. दिस इज़ नॉट द वे टू टीच एनीवन. मुझे ऐसा लगता है एक कोच के पास अगर 20 बच्चे आ रहे हैं तो 20 को एक दिन सबको सब नहीं दे सकता है वो. बराबर. तो हो सकता है कि एक दिन ना मिले, दूसरे दिन मिले उसको. तो वो भी चीज़ सीखना ज़रूरी है ना, कि रोज़ आपको सब चीज़ें नहीं मिलेगी. अगर मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, आज वो कंडीशन है ही नहीं मिली मुझे बैटिंग, तो मैं फील्डिंग करता हूँ. तो वो चीज़ भी मेरे ख्याल से एक प्लेयर में आनी चाहिए. कुछ चीज़ जो चाह रहे उस टाइम नहीं मिले, तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो भी सीखना ज़रूरी है. जैसा मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैं 5-6 साल खेल नहीं पाया. उस टाइम बहुत इजी था कि बाहर हो जाना, गेम से बाहर होना, बट आपकी खुद की इच्छा है तो आप बराबर वो रूटीन फॉलो करते जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेयर का, एक स्पोर्ट्स पर्सन का काम है कि रूटीन फॉलो करना. टॉप 3 एक्सरसाइजेस बताइए जो क्रिकेटर को, हर क्रिकेटर को और बड़ी क्रिकेटर को करना चाहिए. रनिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. आई थिंक स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से होना ज़रूरी है. स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए. जिम पे मेरा खुद का बहुत फोकस था नहीं कभी, बट आजकल जिम भी उतना ही रिक्वायर्ड है. बट आफ्टर अ सर्टन एज, ऐसा नहीं कि अंडर 14 वाला भी जिम कर रहा है, अंडर 16 वाला भी जिम कर रहा है. अच्छा, नहीं करना चाहिए? नहीं, एकदम. आई थिंक जूनियर में इतनी ज़रूरत है नहीं जिम की, ज़्यादा ग्राउंड वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है. और जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है, देन आई थिंक यू शुड गो ऑन टू जिम. अच्छा, डाइट साथ में. डाइट मैंने बहुत फॉलो किया नहीं हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ. मैंने कभी डाइट पे इतना ध्यान दिया नहीं है. ओके. तो मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ जो एक नॉर्मल पर्सन खाता है. आई थिंक. बट हाउ डज डाइट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल? डेफिनेटली इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल. तो आई थिंक डाइटिशियन विल गाइड यू बेटर अबाउट दैट. तो मैं वही कह रहा हूँ कि दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया. बट आजकल का जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है, आई थिंक उसमें सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है. अक्षय वक्रे एंड फैज़ फजल, इनकी दोनों की दोस्ती के बारे में बहुत गहरी है, मैंने सुना. कुछ किस्से बताइए. बिल्कुल गहरी, यानी पूरा क्रिकेट हम लोग साथ में खेले, अंडर 14 एज से टिल एट द एज ऑफ 40. अभी तक हम साथ में खेल रहे थे. लास्ट ईयर मैंने रिटायरमेंट लिया, उसके 1 साल पहले फैज़ फजल ने रिटायरमेंट लिया. तो इट वॉज अ ग्रेट जर्नी. बताने लायक तो काफ़ी सारे किस्से हैं. उसका इंडिया खेलना सबसे बड़ी चीज़ थी हम लोगों के लिए. हम दोनों का सपना था इंडिया खेलना, नो डाउट, बट ही वॉज एबल टू अचीव इट, तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग. और वो एक मोमेंट था जो हमेशा, आई थिंक, बिल्कुल अनडाउटेडली ही वॉज नॉट एबल टू गेट टू मेनी चांसेस. दैट वॉज अ डिफरेंट पार्ट. बट इंडिया का जर्सी पहनना, ये आई थिंक हम दोनों का सपना था और ही वॉज एबल टू अचीव इट. इसमें काफ़ी खुशी मिली थी हमको. तो
वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है। उसके बाद रणजी ट्रॉफी कप उठाना साथ में, ये भी हमने बिल्कुल जब खेल रहे थे, रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया तो तब से सोचा था, और अचीव कर पाएंगे ये कभी सोचा नहीं था, बट वो भी हमने कर लिया, तो वो भी एक बहुत बहुत बड़ी चीज थी हम लोगों के लिए। ग्रेट कैप्टन एंड आई थिंक इट वेंट टू ग्रेट हैंड्स आल्सो। अक्षय वाडकर इज डूइंग अनडाउटेडली ग्रेट। बिल्कुल। फैज फजल तो नो डाउट, यानी विदर्भ का पूरी कमान उसने 15 साल 20 साल संभाला है, तो नो डाउट ही वाज अ ग्रेट प्लेयर फॉर विदर्भ। बट अक्षय वाडकर भी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब, वंडरफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही विल कैरी द मोमेंटम नाउ। अक्षय वाडकर की एक अमेजिंग 100 थी शायद अभी 17-18 या 18-19 के रणजी ट्रॉफी फाइनल में उसकी 100 है जबरदस्त पहले थी साल ही, एंड इट वाज अ ग्रेट नॉक। यानी उसका कैरेक्टर शो करती है ऐसी नॉक थी वो, बिल्कुल नो डाउट। तो टफ कंडीशंस के लिए बना है वो, ये उसने शो किया था वो पहले मैच से उसके, तो इट वाज अ ग्रेट 100 और वो हमेशा मेमोरी में रहेगी हमारे। और कर्नाटका के अपोजिट जो मैच हुई थी वो तो बहुत क्लोज हुई थी, सेमीफाइनल मैच थी वो, My God. और उसका हीरो था वन एंड ओनली रजनीश गुरबानी। तो उसने वो मैच वन साइडेड अपने बॉलिंग की वजह से चेंज की थी। एट द सेम टाइम उसने फाइनल में भी अपने बॉलिंग के दम पे हमको रणजी ट्रॉफी जीता है, तो नो डाउट ही वाज आल्सो अ ग्रेट बॉलर। उस कर्नाटका मैच की थोड़ी कुछ मेमोरीज होंगी तो बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, इन द सेंस वो मैच ऐसा लग रहा था तो कि क्या बहुत होगा नहीं। अच्छा हो गया था। हमने फर्स्ट इनिंग बैटिंग किया, हमने टॉस जीत के ग्रीन ट्रैक पे बैटिंग ले लिया था। बैटिंग क्यों लिया था? बिकॉज उस टाइम वसीम भाई और चंद्रकांत पंडित सर का ऐसा बोलना था कि फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना डिफिकल्ट होगा ये विकेट पे, जो कि हुआ भी। उनका मानना मुंबई वालों का तो ये है ही नहीं, बट उनका माइंडसेट ही ऐसा रहता है कि जो टफ कंडीशन है उस पे पहले बैटिंग करना चाहिए, और रन बना के जो भी बने उसको डिफेंड करना है। एंड आई रिमेम्बर, अगर आपने नोटिस किया होगा, अजिंक्य रहाणे लंदन में यहाँ पे अपना लॉर्ड्स पे ग्राउंड पे मैच था, बिल्कुल, और इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी, 100 मारी थी उन्होंने फर्स्ट डे पे, ग्रीन, मतलब ऐसा लगा था गाज पे क्या मैच, बिल्कुल वो क्या मैच थे। और वो मुंबई एटीट्यूड, तो वो एटीट्यूड है, हाँ, वो उनका माइंडसेट है और वो वैसे ही खेलते आए। तो वही हमारा प्लान था कि पहले हमने बैटिंग किया, आई थिंक 160 या कुछ हमने बनाए। उसके बाद कर्नाटका ने 70-80 रन की लीड लिया, हमने वो लीड, हाँ 70-80 या 100 रन की कुछ लीड लिया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे ना टीम में, थे करुण नायर था, सब प्लेयर थे, मयंक अग्रवाल था, सब प्लेयर थे, विनय कुमार था, बैटिंग ऑर्डर उनका बहुत स्ट्रांग था। तो उनका बैटिंग ऑर्डर पहले से ही कर्नाटका अच्छा ही खेल रही थी, बट एट द सेम टाइम हमने भी उतनी अच्छी बैटिंग किया। सेकंड इनिंग में गणेश ने रन किया था, सरवटे ने रन किया, तो हमने आई थिंक उनको टारगेट दिया था 180 वगैरह रन का कुछ टारगेट दिया था। तो अलग खुन्नस में थे शायद उस पूरे हाँ, बिल्कुल कर्नाटका के अगेंस्ट खेलना, ये अपने टीम के अगेंस्ट खेलना हमेशा आदमी खुन्नस में खेलता है। जैसे लास्ट ईयर सरवटे खेला था फाइनल में, तो आई थिंक वो भी वैसा ही खेला था, और क्रूशियल आखिरी में 3-4 रन चाहिए थे और उनके 2 विकेट बचे थे। करेक्ट। तो गुरबानी ने अपने बॉलिंग के दम पे वो मैच पूरा चेंज कर दिया था, और वो तो है ना हमारे हाथ से गया हुआ मैच हमने वापस लाया था। भी गलती बोल सकते हैं, बिल्कुल गलती थी, बिल्कुल, बट वही रहता है, प्रेशर सिचुएशन हर किसी से हैंडल नहीं होता है। बिकॉज उसके पहले तक मिथुन ने जितनी अच्छी बैटिंग की थी, वो एक शॉट ने पूरी बैटिंग उसकी खराब कर दी। बिल्कुल। तो यही सब होता है क्रिकेट में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट वो भी एक मेमोरेबल मैच रहेगा हमेशा। तो वसीम भाई का कितना बड़ा हाथ है अपने विदर्भ के रणजी ट्रॉफी विनिंग स्ट्रीक के लिए? डोमेस्टिक स्टारवर्ड है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनके साथ खेलना है बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। ऑलमोस्ट 5-6 साल खेले हैं वो विदर्भ के लिए, और जितना भी क्रिकेट खेले काफ़ी सिखाया है यंगस्टर्स को, बैट्समैन को तो काफ़ी हेल्प हुई है उनसे, और आई थिंक रणजी ट्रॉफी जीतने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा, यानी उनके 700-800 हज़ार रन की एक वसीम जाफर सीजन कैप्टनर है, तो नो डाउट वो, यानी ओवरऑल ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो आई थिंक बहुत हेल्प हुई है, और उनके साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आया। ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बट क्रिप्टिक ट्वीट करते थे वो, करते हैं अभी भी। ग्रेट ह्यूमर है उनके पास, तो और आई थिंक पिक्चर बहुत देखते हैं वो, 90s की पिक्चर है, उनको बहुत याद है। तो हमेशा वो प्लेयर के नाम भी का जो चलते रहता है, बिल्कुल, और ग्राहम स्वन नहीं, और इसका भी चलता है माइकल वॉन का जो चलते रहता है भिड़न, बिल्कुल, ट्वीट, और अभी इस पे भयंकर हुआ, क्या गजब, कमाल के पर्सनालिटी है वसीम भाई वैसे भी, है ना।
mean he has played an important vital role in अनडाउटेडली वैसे भी वो इतने रणजी ट्रॉफी जीत चुके हैं, ये तो ठीक है, उनका रिकॉर्ड है, क्योंकि 10 या 11 रणजी ट्रॉफी टाइटल्स है उनके पास। मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है और किसी के पास नहीं है, वो उनका एक रिकॉर्ड है, तो ग्रेट अचीवमेंट है वो। एंड व्हाट अबाउट चंद्रकांत पंडित सर एंड चंदू सर जिनको बोलते हैं, ऑब्वियसली उनके बारे में थोड़ा बताइए। टास्क मास्टर, ऑलवेज उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, मुझे ऐसा लगता है क्रिकेटिंग फील्ड पे। और नो डाउट उनके आने से ही काफ़ी चेंजेस आए विदर्भ टीम में। उसके पहले भी हम अच्छा खेल रहे थे, ऐसा नहीं है, बट जो एक पुश लगता था जीतने के लिए, आई थिंक वो पुश कैसे लेना चाहिए वो उन्होंने सिखाया। काफ़ी हार्ड ओवरऑल कंडीशनिंग की है हमारी प्लेयरों की उन्होंने, तो वो काफ़ी हेल्प किया, उनके काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने मिली उनसे ओवरऑल क्रिकेट की। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद हिम, यानी हमेशा याद रहेगा। कुछ कॉमन डायलॉग से वो मारते रहते सारे प्लेयर्स को। नहीं, ऐसा कॉमन तो कुछ नहीं है उनके पास, हर प्लेयर के लिए कुछ ना कुछ अलग है। मुझे ऐसा लगता है उनको हैंडल करना आता है, हाउ टू हैंडल एवरी प्लेयर, वो उनको बहुत अच्छा आता है, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और उसके आई थिंक रिजल्ट भी देख रहे हैं हम सब लोग, सब जगह जहाँ भी जाते हैं वो ही इज़ परफॉर्मिंग एवरीवेयर, तो ही हैव ग्रेट स्किल्स। एक और छोटा सा क्विज करते हैं, दानिश मालेवार या यश राठौड़? यश राठौड़। यश राठौड़ या ध्रुव शोरे? ध्रुव शौरी। ध्रुव शोरे या अथर्व तायडे? ध्रुव शौरी। ध्रुव शोरे या अक्षय वाडकर? अक्षय वाडकर। अक्षय वाडकर या वसीम जाफर? ओह लेजेंड, वसीम जाफर। वसीम जाफर या फैज फजल? बट स्टिल वसीम जाफर। वसीम जाफर, करुण नायर? वसीम जाफर। आई थिंक वसीम जाफर भाई बिल्कुल विल ऑब्वियसली विन। यस। पर इसमें से अगर आप सेकंड नंबर चूज करना चाहिए तो किसको चूज करेंगे? फैज फजल, फैज भाई, अनडाउटेडली। ऑब्वियसली क्लासिक लेफ्ट हैंडिंग बैटर। अभी तो उनका एक वीडियो देखा मैंने, मस्त कड़क मारा एकदम, ऐसे डालते रहते हो वीडियो, कड़क एकदम कड़क आवाज के साथ। हाँ। कुछ रह गया क्या 2025 में जो विदर्भ आप उसके पार्ट थे और विदर्भ जीती है ट्रॉफी? हमारे विदर्भ के जो बहुत जाने माने कोच हमारे उस्मान गनी जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? और ऑब्वियसली उन्होंने पिछले सीजन में आपको फाइनल तक भी लेके गए, ऑब्वियसली नहीं हो पाया, बट इस साल अपन जीते हैं, तो उनके बारे में क्या है आपका पर्सपेक्टिव? नहीं, विदर्भ के लिए काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हो, एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है कि अब उनको रिकग्निशन मिल रही है। वो आई थिंक 2009-10 में हमारे रणजी ट्रॉफी के कोच थे, और उनके अंडर खेल चुका हूँ मैं, बट उस टाइम वो 1 ही साल कोच रहे, उसके बाद वो जूनियर देख रहे थे, जूनियर क्रिकेट पूरा करते रहे, बट जूनियर में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उनकी टीम हमेशा आपको दिखेगी कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रही है। सो जूनियर के सब टाइटल्स है, आई थिंक उनके पास अंडर 19 जीते हैं, अंडर 23 जीते हैं, और लास्ट टू लास्ट ईयर विदर्भ के रणजी ट्रॉफी टीम के भी जब कोच बने तो फर्स्ट ईयर ही हम लोग फाइनल खेले हैं रणजी ट्रॉफी का। दैट वाज मिस बाय विस्कर, फाइनल खेले बट थोड़े से रह गया, बट वही हमने सेम चीज़ रिपीट करके 25 में भी हम फाइनल जीते। तो नो डाउट वो आदमी में कुछ खास बात है जो वर्क कर रही है, और बहुत डिटर्मिन्ड आदमी है, और बहुत अच्छा कर भी रहे वो। तो गनी सर के लिए हैट्स ऑफ, विदर्भ के वन ऑफ द बेस्ट कोच है अभी वो, एंड ही इज डूइंग गुड। व्हाट अबाउट वीसीए मैनेजमेंट, उनकी तरफ से वो कैसे चल रहा है? आपने कहा कि पहले इतना कुछ ये उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट अभी वीसीए एकेडमी मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब शशांक सर के उस टाइम, शशांक सर का ही विजन था जो ये सब पूरा शुरू हुआ था ओवरऑल, और अभी भी उनका विजन नहीं है, ऐसा नहीं है, बट अब ये प्रशांत वैद्य सर देख रहे हैं जो CADC चेयरमैन है, और वो पूरा अभी क्रिकेट इंचार्ज है फिलहाल, जिन्होंने पंडित सर को भी लाया, और ओवरऑल क्रिकेटिंग विदर्भ क्रिकेट पूरा अभी उनके हाथ में है, और वो आई थिंक बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से। मुझे नहीं लगता कि, एंड वी आर लुकिंग द रिजल्ट्स ऑल्सो, आप रिजल्ट भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विदर्भ का क्रिकेट कितना आगे चले गया है। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू हिम ऑल्सो। मैंने सुना कि टेस्ट मैच के लिए T20 2 टाइप्स है ना, एक दिन में 2 T20 टाइप्स खेलेंगे 20-20 ओवर का रेड बॉल से, ये एक फॉर्मेट आने वाला है। मैंने तो ऐसा सुना पढ़ा है मैंने कहीं तो बट ऐसा तो कोई है नहीं, कहीं भी नहीं है, मैंने नहीं सुना है अभी तक तो नहीं है। मुझे नहीं लगता, और ऐसा T20 टेस्ट मैच ऐसे बोल रहे हैं, और रेड बॉल से 2 T20 होंगे, 80 ओवर का मैच होगा टोटल, और 2 बार खेलेंगे। टेस्ट क्रिकेट का मजा टेस्ट क्रिकेट ही दे सकता है। आपने आज अगर एशेज देखा होगा आज से, तो वैसा
मजा कहीं नहीं आ सकता है। Yes. जैसा कोलकाता में भी मैच हुआ अभी, आपने जो फुल क्राउड देखा, तो ऐसा मजा। फेवरेट टेस्ट मैच है क्या कोई आपका जो आपको देखने में मजा आया? मैं देखता ही नहीं क्रिकेट में, क्या अच्छा, आप क्यों नहीं देखते टेस्ट? मतलब मैं अच्छा, क्रिकेट देख नहीं सकता हूँ, क्यों? नॉर्मली नहीं देखता हूँ मैं क्रिकेट। देखना बहुत, किसी एक की बॉलिंग कोई अपना खेल रहा है तो देखना बात अलग है, अदरवाइज नहीं देख सकता मैं। तो आप कैसे फॉलो करते हैं फिर क्रिकेट? अभी ओवरऑल स्कोर कार्ड देख के ही फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसा भी कोई एक आधा विराट कोहली ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्व कर रहा है, या कोई बहुत फंसा हुआ मैच है उसमें कोई रन बना रहा है, तो वो देखना मजा आती है। तो क्रिकेटर्स मोस्टली देखते नहीं, हम जैसे क्रिकेट क्रेजी फैन है, नहीं हम देखता नहीं, यानी कंटिन्यू देख नहीं सकता हूँ, थोड़ा अच्छा। देर देखा फिर इधर उधर, यानी ऐसा पूरा फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है एक जगह बैठ। हम लोग पागल फैन है, हम इतने बड़े फैन हैं कि हम लोग इतने पागल है क्रिकेट के पीछे कि हम सुबह से शाम तक पूरी टेस्ट मैच देखेंगे दिन भर बैठ के, उसके बाद रात को सोने के पहले एक बार उसके हाईलाइट भी देखेंगे। हाईलाइट में ही कवर करता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट पूरा टाइम देखना, खेलने वाले को एक जगह बिठाना बहुत मुश्किल है ऐसा लगता है। तो अभी तक खेल रहा था, तो अब देखने की भी आदत मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि अब वो काम हो गया है खत्म खेलने का, तो आई थिंक अब देखना ज्यादा जरूरी है। तभी आप कोई टैलेंट देख सकते हो और अब प्रिफर, यानी अभी आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो? मतलब फ्री टाइम क्या रहता है, क्या शेड्यूल रहता है अभी? अभी तो कोचिंग कर रहा हूँ 1-on-1, 3-4 बच्चे हैं मेरे पास, और साथ में थोड़ा सा स्काउटिंग भी कर रहा हूँ। मैंने विदर्भ प्रीमियर लीग में दिल्ली डेयरडेविल के लिए स्काउटिंग भी किया है, तो चल रहा है, यही सब प्रोसेस में हूँ। तो लीजेंड क्रिकेट आप खेल रहे हो, तो और साथ में थोड़ा बहुत खेल रहा हूँ, लीजेंड क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। लीजेंड क्रिकेट टीम, उसके बारे में बताइए। आप कैप्टन थे शायद एक टीम के, और आई थिंक आप सेमीफाइनल में हार गए हम लोग। एक्चुअली इंजर्ड हो गया वो मैच में मैं, और हार गए हम लोग वो मैच, खेल नहीं पाया मैं वो मैच। बट अदरवाइज क्रिकेट खेलना ये तो ओवरऑल नेचर है, तो वो जाएगा इतनी जल्दी ऐसा लगता नहीं। जब तक फिट है तब तक तो खेलना ही है कुछ ना कुछ टूर्नामेंट। तो अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आप वो करते हो, बट आर देयर एनी अदर हॉबीज? आप क्या करते हो क्रिकेट के अलावा? आपको क्या पसंद है? फिलहाल तो बच्चे को टाइम दे रहा हूँ, फैमिली को टाइम दे रहा हूँ। सो इतने साल जो टाइम नहीं दे पाया, अभी थोड़ा फोकस फैमिली पे और बच्चे पे ज्यादा है। आपका बच्चा कितना बड़ा है? अभी 5 साल का बच्चा है मेरा। उसका क्रिकेटिंग लड़का है? नहीं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने अभी आपको जो थोड़े देर पहले आपको बोला कि वो चीज करना नहीं, पर माइंड तो बोलता होगा ना, चलो इसको नहीं ट्राई करके तो देखते हैं, इसको थोड़ा बैट बॉल देते हैं। माइंड अभी फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेट हिम एंजॉय। 5 साल का है यार वो, अभी से उसके ऊपर प्रेशर थोड़ी डालना। व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट क्रिकेट ट्रेनिंग? वापस वही कह रहा हूँ कि ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है राइट एज। हाउ यू विल डिसाइड राइट एज? नॉर्मली 10, 11, 12 साल से आप कोई बच्चे को खिलाना शुरू कर सकते हो, नो डाउट। नहीं, लोग बोलते हैं अर्ली स्टार्ट करोगे तो जल्दी स्ट्रेंथ ही नहीं है। आप अर्ली स्टार्ट करोगे और गलत खेलने लग गया तो गलत आप सिखाना शुरू कर दोगे उसको। अच्छा, तो ये अर्ली ये क्या रहता है, ऐसा किसी में नेचुरल रहता है। आप कोई 7 साल में है वो उतना स्ट्रांग है, और कोई 7 साल में उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप पर जब तक उसको डालेंगे नहीं उस माहौल में, तब तक पता नॉर्मल खेलते रहेगा तो आपको पता चल ही जाता है क्रिकेट नॉर्मल। आप घर में प्लास्टिक बॉल तो खेलता ही है बच्चा, आप कितना भी मना करो, उसमें आपको उसकी स्ट्रेंथ, उसका वो नेचुरल दिख के आता है। तो आई थिंक उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए, एकदम घाई करना। आई स्टिल प्रिफर कि अगर कोई क्रिकेटर बनने वाला है और उसके नसीब में वो चीज़ है तो कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, फॉर दैट मैटर कुछ भी, अगर आपके नसीब में कोई चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो है आपके नसीब में, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो हो सकता है कि अब मैंने पूरी कोशिश कर ली है इंडिया खेलने की, बट आई वॉज नॉट दैट ग्रेट इन अ वे, आई वॉज फेलियर फॉर दैट। तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट कोशिश नहीं करना ये सही चीज़ नहीं है। मैं वापस वही कह रहा हूँ कि नहीं मिलना और कोशिश नहीं करना ये 2 अलग चीज़ है। तो कोशिश तो करना ही है, मिलेगा या नहीं मिलेगा दैट यू डोंट डिसाइड स्ट्रेट अवे। कोशिश करते रहो, मिल गया तो इट इज़ अ गुड थिंग, नहीं मिला तो डोंट सल्व कि नहीं मिला, एक्सेप्ट इट ना, नहीं मिला। बट वो प्रोसेस एंजॉय करो। आई थिंक वो जो जर्नी है ना, वो एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच अक्षय भाई, थैंक यू सो मच। आप जो यहाँ पे आए, इतना सब ज्ञान का भंडार आपने यहाँ पे खोला है, और आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। मुझे सीरियसली मुझे लग नहीं रहा है कि मैं एक लेजेंडरी क्रिकेटर के साथ बैठा हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने ओपनली हमारे साथ इन्वॉल्व हुए, घुल मिल गए, कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई लेजेंडरी क्रिकेटर के साथ बैठा हूँ। तो मैं लेजेंडरी क्रिकेटर फर्स्ट ऑफ ऑल हूँ भी नहीं। आप ये जो लेजेंडरी वर्ड, ये लेजेंड लोगों के लिए अच्छा लगता है। आई वाज अ नॉर्मल पर्सन। नो, आई हैव बीन फॉलोइंग यू क्लोजली फ्रॉम लॉन्ग। आपने बुलाया मुझे, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। You have been the great player for Vidarbha, I'll say.
आपके बहुत बड़े एहसान है आइल से फॉर अस, क्योंकि हमने विदर्भ को जब जीतते हुए देखा है तो हमें पता है हमारी फीलिंग क्या थी. तो अ ग्रेट थैंक फ्रॉम ऑल द फैंस ऑफ विदर्भ एंड जो भी विदर्भ को फॉलो करते हैं, टू अक्षय वक्र जी. थैंक यू सो मच सागर, थैंक्स अ लॉट.